डॉक्टर हरीश नवल द्वारा लिखी पुस्तक बागपत के खरबूजे के लिए उन्हें युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बागपत के खरबूजे 20वीं शती की सर्वाधिक चर्चित पुस्तकों में से एक है। इसके अलावा उनकी कुछ और बहुचर्चित पुस्तकों में माफिया जिंदाबाद, जो व्यंग्य भाषा की विशिष्ट प्रवृत्ति शब्द क्रीड़ा का सबल उदाहरण है, व्यंग्यालोचन और कतिपय व्यंग्यकारों के संस्मरणों से युक्त पुस्तक कुछ व्यंग्य की, कुछ व्यंग्यकारों की। उनकी पुस्तक बोगी नंबर 2003 भ्रष्टाचरण की रोचक गाथा कहता व्यंग्य उपन्यास है। सामाजिक विसंगतियों को दर्शाता रोचक व्यंग्य संकलन पीली छत पर काला निशान, आजादी के बाद की दिल्ली का व्यंग्यात्मक इतिहास दर्शन दिल्ली चढ़ी पहाड़। उनकी पुस्तक वाया पेरिस आया गांधीवाद मार्मिक व्यंग्य और शिष्ट विनोद रचनाओं का अद्भुत संकलन है। डॉक्टर हरीश नवल की अप्रतिम व्यंग्य कथाओं का संग्रह दीनानाथ का हाथ, शिष्ट भाषा युक्त विविध शैलियों में सूक्ष्म और सौम्य सृजन 51 व्यंग्य रचनाएं। दोस्तों, सामाजिक जागरण और सांस्कृतिक बोध को व्यक्त करता श्रेष्ठ व्यंग्य लेखन पढ़िए डॉक्टर हरीश नवल की इन पुस्तकों में। वो बाद में मेरे बोल नमस्कार, मैं डॉक्टर अल्पना सुहासिनी आप सभी का खैर मकदम करती हूँ, स्वागत करती हूँ आज के इस साक्षात्कार में। आज एक विशेष साक्षात्कार है और बात ये है कि किनका साक्षात्कार है वो हम आपको अभी नहीं बताएंगे। मैं उनकी कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ, आप अनुमान लगाइए कि वो कौन है और उनके बाद, उन पंक्तियों के बाद जो है हम आप सभी को उनकी एक वीडियो भी दिखाएंगे, तो आपको अनुमान हो जाएगा कि वो कौन है। उनकी पंक्तियां हैं कि सांसों के हैं साथ झमेले, सांसों के हैं साथ झमेले, आंख मिचौनी दुख सुख झेले, फंसी देख कर नाव भंवर में माझी तूफानों से खेले, बचकर निकल गया जो समझो मिला है उसको नया सवेरा, जाने कौन कहाँ लुट जाए बना हुआ है वक्त लुटेरा। इतनी कमाल की बातें कहने वाली, जिनकी कमाल की शख्सियत है और कमाल का साहित्य संसार है, कौन है वो? जरा ये वीडियो देखिए, आप समझ जाएंगे। देखते हैं ये वीडियो।
जी हाँ, ये वीडियो देख करके आप सब समझ गए होंगे कि वो हैं हम सबकी चहेती, हम सबकी बहुत प्यारी, हम सबकी प्रेरणादायी, लाजवाब, अद्भुत शख्सियत, कमाल की गीतकारा, बेहतरीन गजलकारा, मंचों की स्थापित कवयित्री, साहित्यकार डॉक्टर रमा सिंह। स्वागत करते हैं डॉक्टर रमा सिंह जी का हमारे इस पटल पर। बहुत बहुत स्वागत है रमा मैम, बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम, नमन आपको। डॉक्टर रमा बहुत सिंह बहुत जी का आशीर्वाद। शुक्रिया मैम। ये जो आशीर्वाद है ना, ये इनका बेशकीमती आशीर्वाद है। जिस किसी को भी इनका ये आशीर्वाद मिलता है वो निरंतर निरंतर आगे बढ़ता है। एक ऐसी शख्सियत जिनसे प्रेरणा लेकर के हम जैसे कितने ही नवोदित रचनाकार जो हैं अपना पथ प्रशस्त करती हैं। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें अनेक सम्मानों से नवाजा जा चुका है। अब तक साहित्य भूषण सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, काव्य शिखर सम्मान साहित्य संस्था हल्दीघाटी राजस्थान द्वारा, शिरोमणि सम्मान भारतेंदु हिंदी समिति कोटा द्वारा, और एक लंबी फहरिस्त सम्मानों की आप देख रहे होंगे। तो मैम के पीछे भी आपको ढेर सारे सम्मान जो हैं वो नजर आ रहे होंगे। बाकमाल शख्सियत, एक समर्पित शख्सियत साहित्य और रचना धर्मिता के प्रति, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने रचना धर्मिता को अपना जीवन माना और निरंतर सतत साधना की। मेरा ये मानना है कि साधना करना, तपस्या करना, कला की, वो किसी किसी के ही बस की बात होती है, वो सबके बस की बात नहीं होती। 17 अक्टूबर को उदयपुर राजस्थान में जन्मी, और अगर हम सन बताना चाहें तो आप हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें देखकर, उनकी त्वचा को देखकर उनकी उम्र का एहसास ही नहीं होता। 1945 में, 17 अक्टूबर 1945 में उदयपुर में जन्मी डॉक्टर रमा सिंह। एमए हिंदी उदयपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने की, पीएचडी जो है इन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय से की, प्रवक्ता रही हिंदी विभाग राणा शिक्षा शिविर डिग्री कॉलेज लखवा में, और एक लंबे समय तक रीडर और प्रवक्ता के तौर पर इन्होंने अपनी सेवाएं जो हैं वो दी हैं शैक्षिक संस्थानों में भी। और दिनकर के साहित्य में व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति विषय पर इनका शोध प्रबंध जो है वो प्रकाशित हो चुका है। सीपियां एहसास की इनका गजल संग्रह आ चुका है। खत खुशबुओं के इनका नवगीत संग्रह आ चुका है। भीग गया मन, ये गीत मेरे हैं बंजारे और बंजारा मन। एक लंबी फहरिस्त किताबों की भी इनकी है, और ये किताबें यूं ही नहीं छप जाया करती हैं। एक पुस्तक छपवाना भी बेहद कठिन कार्य है, लेकिन जिस व्यक्ति की इतनी पुस्तकें हों, आप समझ सकते हैं कि कितना रचा गया है और रचने के लिए कितना तपा गया है। तो ऐसी अद्भुत व्यक्तित्व, कमाल की शख्सियत आदरणीय डॉक्टर रमा सिंह जी का एक बार पुनः नरेश चंद्र जोशी पटल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अल्पना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ बोल रही हूँ, इतना मत बोलो। नहीं नहीं मैम, ये बहुत कम बोल रही हूँ मैं। और देखिए, आपको सुनने के लिए कितने लोग जो हैं हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। आरंभ से ही आदरणीय हरीश नवल जी, अद्भुत साहित्यकार हैं, लाजवाब शख्सियत हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तिलकेंद्र अरोरा जी हमारे साथ में जुड़े हैं। निशा भार्गवा जी हमारे साथ में जुड़ी हैं। दलपत हिरन जी हमारे साथ जुड़े हैं और कह रहे हैं कि स्वागत रमा दीदी। दलपत शीला हिरन उदयपुर से और साथ में आपके मायके से रवि यादव जी, जो कि अद्भुत अभिनेता हैं, लाजवाब मंच संचालक हैं और कमाल के जो हैं रचनाकार हैं। रवि यादव जी भी जुड़े हैं। और साथ में जो हैं आनंदा पाटनी जी, ये देखिए विदेश से भी आपके चाहने वाले जो हैं वो जुड़े हुए हैं। और महावीर सिंह वीर जी जुड़े हैं। ये सब लोग वो लोग हैं जो वास्तव में साहित्य पढ़ना पसंद करते हैं, अच्छा साहित्य सुनना पसंद करते हैं। डॉक्टर रमा सिंह जी ने एक लंबा अरसा जो है वो मंचों पर बिताया है, लेकिन हम सब ने उनके उस स्नेहिल, कोमल, नाजुक व्यक्तित्व को देखा है, जो प्रेम गीत रचता है, जो बहुत सारे जो है कोमल भावों को शब्दों में पिरोकर हमारे सामने रखता है। लेकिन बहुत कम लोग इस तथ्य से वाकिफ हैं कि वो एक जुझारू शख्सियत रही हैं, स्पोर्ट्स पर्सन रही हैं। तो मैम, हम उस लड़की रमा की तरफ चलते हैं, उस लड़कपन की रमा की तरफ चलते हैं, आपके बचपन की तरफ लौटते हैं और जानना चाहेंगे आपसे उस बारे में। बचपन की तो बहुत सारी यादें हैं अल्पना।
कौन सी सुनाऊं, कहाँ से शुरू करूं, समझ में नहीं आता। क्योंकि असल में उदयपुर में पैदा हुई और उस वो वक्त ऐसा था जब उदयपुर में नल भी नहीं थे, बिजली भी नहीं थी। और कभी मैं सोचती हूँ कि अकबर द ग्रेट, तो अकबर द ग्रेट के समय तो कुछ भी नहीं था, मशालें ही जलती थी, ऐसी मशालें उदयपुर में जला करती थी। तो हम लोग नहाने धोने के लिए तालाब पे जाया करते थे, कपड़े भी वहीं धुला करते थे। पानी भरने के लिए एक महिला रखी गई थी, तो वो घर में पानी भर के जाती थी, पीने के लिए सारे काम उसी से होते थे। कपड़े भी रोज नहीं धुला करते थे, हफ्ते में एक बार छुट्टी के दिन, क्योंकि मेरी माँ भी प्रवक्ता थी, वो इंटर कॉलेज में पढ़ाती थी, हिंदी की व्याख्याता थी, और तुलसी पे उनका बहुत अच्छा कमांड था। तो हमने उनसे ही सारे ये सब कुछ सीखा कि घर भी कैसे चलाते हैं, नौकरी कैसे करते हैं, पढ़ाई अपनी कैसे करते हैं। क्योंकि वो भी 14 वर्ष की थी, उनका विवाह हो गया था, बाद में एमए बीएड थी, तो उन्होंने सारी पढ़ाई उन्होंने की, तो किन मुश्किलों में की, किन हालातों में की, उन्होंने हमें संघर्ष करना सिखाया कि जीवन में कभी हारना नहीं है। तो हमने अपने जीवन में हार मानी नहीं। वो हमसे ये कहती थी, जो थक गया वो थक गया, जो चल गया वो चल गया। वाह। तो वो पता नहीं वो कैसी शख्सियत थी। अभी भी हम बहनें बैठ के सोचते हैं तो हमें ये समझ नहीं आता कि हमारी माँ ने कभी बैठ के कुछ नहीं सिखाया, तो बिना बैठे कितना सिखा गई। अगर बैठ के सिखाती तो शायद हम कुछ और भी हो जाते। क्या बात। तो वो जो समय था वो एक अलग प्रकार का समय था। और मेरी नानी ने भी लड़कियों का पहला स्कूल खोला था। तो मेरी नानी भी ऐसी शख्सियत थी, कहाँ बिहार की रहने वाली, छपरा के पास की, और उदयपुर पहुंच के लड़कियों का स्कूल खोला। तो नानी और माँ की जो दीवार हमारे पीछे खड़ी रही, जी जी, उस दीवार ने हमारे व्यक्तित्व का निर्माण किया। कई बार कहते हैं व्यक्तित्व क्या है, क्या सिर्फ बाहर से जो बहुत सुंदर दिखता है वो व्यक्तित्व है। पर जो मैंने व्यक्तित्व पे दिनकर जी पे काम किया तो मैंने देखा कि नहीं, अंतर और बाहर दोनों अगर सुंदर है तो व्यक्तित्व है। अंतर में आप एक करुणा है और बाहर आप ठोस है। जैसे नारियल होता है ना कि ऊपर से ठोस दिखता है, अंदर पानी होता है उसके। तो व्यक्तित्व में वो होना चाहिए, तब हम जीवन में सफल होते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये जो चीजें थी ये हमारी माँ ने सिखाई। और जहाँ तक उदयपुर की बात तुमने की है, तो क्योंकि मेरे 2 भाई बड़े थे और पढ़ा लिखा हमारा परिवार था, तो मैं बहुत शैतान थी। दोनों भाइयों की बात की तो आपको देखकर लगता नहीं मैम कि आप शैतान थे। मैं अपने अपने भाइयों के निक्कर बुशर्ट पहन लिया करती थी। तो उस समय हाइट मेरी बहुत कम थी। निक्कर बुशर्ट स्कूल से आना, निक्कर बुशर्ट पहन लेना, और एक में वो कनेर का फल होता है ना सूखा, वो खेला करते थे। एक में कंचे होते थे, और मैं जो है भाइयों के साथ खेलने चल देती मोहल्ले पड़ोस में। उस समय कोई जात बिरादरी की बात नहीं थी कि कौन जात का है, किस जात का है। बस वो एक हम उम्र बच्चे होते हैं, तो वो हम उम्र बच्चे जो हैं वो हमारे साथ के होते थे, उनके साथ खेलने चली जाया करती थी, घंटों घंटों खेल के आती थी। फिर कुछ बड़े हुए तो माँ लेक्चरर थी, तो वो स्कूल में नाम लिखवा दिया करते कि तुम इसमें जाओगी। तो हम कहते हम कैसे जाएंगे, हमें तो आता ही नहीं। कि नहीं, कोई काम तो पहली बार तो करोगी ना, तो पहली बार जो भी काम करना है वो करना ही करना है, तो आज से क्यों ना शुरुआत हो जाए। क्या बात। तो उन्होंने वो जो काम हम लोगों से करवाए, और तुम यकीन मानोगी कि घर लीपने से लेके, कंडे पाथने से लेके, अरे वाह, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, खाना बनाना और बाहर के काम जितने भी हो सकते थे वो सारे उन्होंने हमसे कराए। और उन्होंने हाँ एक बात ये कही थी कि बेटा भाई तुम्हारे साथ हैं, पर भाई जिंदगी भर साथ नहीं रहते, इसलिए अपने पैरों पे खड़े होना सीखो। जिस दिन अपने पैरों पे चलोगी उसी दिन तुम आगे बढ़ोगी। बहुत खूब। तो ये जो उन्होंने हमें गुण दिया, उस गुण को हमने गांठ बांध के रखा। और उदयपुर में जब हम मीरा गर्ल्स कॉलेज में पढ़ते थे, मेरा हाई स्कूल का अंतिम बैच है, प्री यूनिवर्सिटी का पहला बैच है, 3 ईयर डिग्री कोर्स का पहला बैच है, और उदयपुर यूनिवर्सिटी का पहला बैच है। तो सारे उस समय जितने थे वो सब तोड़ते तोड़ते, क्योंकि शिक्षा नीति में परिवर्तन हो रहा था, और वो पहला यही हुआ कि आखिरी हमारा ही रहा हाई स्कूल, हम आखिरी। उसके बाद हायर सेकेंडरी आ गया। तो 1 साल के बीच के उस जो खालीपन को भरने के लिए प्री यूनिवर्सिटी आया। प्री यूनिवर्सिटी हमने किया,
और प्री अच्छा। यूनिवर्सिटी होने के बाद 3 ईयर डिग्री कोर्स किया, और 3 ईयर डिग्री कोर्स करके तब उसी साल यूनिवर्सिटी बनी। पहले जयपुर यूनिवर्सिटी थी, हम लोग जयपुर से एफिलिएटेड थे, पर उसी साल उदयपुर विश्वविद्यालय बना और हमारा उसका मतलब पहला बैच हमारा रहा। क्या बात है मैम, क्या बात। तो उस प्रकार से हम बढ़ते बढ़ते बढ़ते, उधर जब मीरा गर्ल्स कॉलेज बन रहा था तो नया नया बन रहा था, तो हम लोगों ने श्रमदान बहुत किया, खूब परात में भर भर के रेत उठाना, मिट्टी उठाना, डालना। और क्योंकि गेम से स्पोर्ट्स में भी हम लोग थे, तो अपना फील्ड बनाना, तो कहीं हम लोग बास्केटबॉल का फील्ड बना रहे हैं, कहीं हम बैडमिंटन का फील्ड बना रहे हैं, कहीं हम लोग बेसबॉल का फील्ड बना रहे हैं। तो सारे फील्ड हम लोगों ने बनाए, बहुत श्रमदान किया उस समय हम लोगों ने। क्या बात। और हमारी प्रिंसिपल भी बहुत अच्छी थी, जो भी मिली प्रिंसिपल वो बड़ी प्यार से हम लोगों से काम कराती थी, तो हम लोग को काम करने में आनंद भी आता था। और हम लोग चटोरे तो थे, तो समोसे अगर खाने को मिलते थे तो समोसे मिलेंगे। ये मतलब समोसों का कमाल मान सकते हैं, समोसों का कमाल मान सकते हो। और सिर्फ हमने खाए ही नहीं, फिर उतना हमने कॉलेज में शील्ड भी लाके दी। जब तक हम रहे तो हम 5 फ्रेंड थे और 5 पांडव कहे जाते थे। तो ये था राजस्थान में कि अगर उदयपुर से 5 लड़कियां आ गई तो शील्ड और की जा नहीं सकती, चाहे वो गेम्स की हो या वो स्पोर्ट्स की हो या वो कल्चरल की हो। क्या तो हम लोगों ने बड़ी धमाल मचा रखा था अपने समय में। और मैं अपने समय में यूनिवर्सिटी की कल्चरल सेक्रेटरी भी रही। तो 1964 में दिल्ली तालकटोरा गार्डन में मैं अपनी यूनिवर्सिटी की टीम लेकर आई थी पार्टिसिपेशन के लिए यहाँ पर। और हम 18 बच्चे आए थे, हम 3 लड़कियां थी, 15 लड़के थे। और मेरा यहाँ सोलो सितार था, मैं राजस्थान नंबर 1 थी सितार बजाने में। तो सितार भी यहाँ बजाया मैंने, और अपना जो नाटक लेके आए थे उसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी मैंने उस समय दिया था। और इस प्रकार से यहाँ उस समय अल्पना कुल 47 यूनिवर्सिटी थी भारत में। आज तो यूनिवर्सिटी की भरमार है, कुल 47 थी और 47 यूनिवर्सिटी वहाँ आई हुई थी। और 1962 का जो युद्ध हुआ था उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन का बहुत काम था कि सब एक साथ मिलजुल के रहें। तो हमें वो सब एक साथ, तो हम जब टेंट में रुके थे यहाँ का, तो उस टेंट में भी हम लोग एक राज्य की लड़कियां नहीं थी या लड़के नहीं थे, अलग अलग राज्य की लड़कियां उसमें आके रहती थी। एक दूसरे की भाषा नहीं समझती थी, अब तमिल की आ गई, तेलुगु की आ गई, आंध्रा की, कश्मीर। क्या बात है, क्या बात है। तो उसमें हम लोग इशारों से बात करते थे, तब हमें पता चला कि इशारों की भाषा सबसे बड़ी भाषा है, जो शायद सबसे पहली भाषा रही होगी। जब मनुष्य ने कुछ कहना सीखा होगा तो इशारों से समझाया होगा। और उस इशारों की भाषा का महत्व हम लोगों ने वहां समझा कि हाँ, वहां पर हम एक दूसरे से इशारे से बात करते थे। और उस समय दिल्ली में सर्दी बहुत थी, दिसंबर का महीना था, सर्दी बहुत थी। तो जो जिन राज्यों में सर्दी नहीं पड़ती वहां की लड़कियां तो बहुत सर्दी के मारे ठुठुर रही थी। 15 दिन में एक दिन भी नहीं नहाई वो लोग कि बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है। और हम लोग पानी से नहा लिया करते थे। तो वो एक समय अलग था जब एक आपकी उम्र होती है, उस उम्र में मतलब। और कुछ मैं अपने भाइयों के साथ रही थी, कुछ दबंग भी थी, लड़कों को पीट देना, क्योंकि माँ कहती थी कोई तुम्हें छेड़े तो पीट के आ रहा ना, बाकी हम देख लेंगे। ये तो ग्राफ कितना रहा मैम, पीटने वाला ग्राफ कितना रहा? पीटने वाला ग्राफ यूं नहीं रहा कि लड़के मुझसे वैसे ही घबराते थे, मेरी हाइट अच्छी थी। और ये भी पता था कि गेम्स में है, स्पोर्ट्स में है, वॉलीबॉल अच्छा खेलती हैं, है ना। मुझे अप्रिशिएशन मिला था यूनिवर्सिटी से वॉलीबॉल के अंदर। और वॉलीबॉल मैंने राजस्थान रिप्रेजेंट भी किया था। तो सबको पता था कि ये पीट भी देगी तो अच्छा पीटेगी, इससे सब दूर ही दूर रहते थे। और मेरे साथ जो लड़कियां पढ़ती थी, चाहे वो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की हो या सोशियोलॉजी की हो, तो मेरे कॉलेज आने की प्रतीक्षा करते थे कि कब रमा आएगी, कब वो अपनी साइकिल देगी और कब वो हमें अपने डिपार्टमेंट में छोड़ कर आएगी। क्योंकि लड़के उनको बहुत तंग करते थे, उनके नाम ऐसे थे ना, उसी से गंगा जमुना पिक्चर आई थी। तो एक लड़की का नाम था धनवंतरी, तो उसको सब दन्नो करके बहुत परेशान करते थे। एक बंगाली लड़की थी छंदा, उसको कहते छंदा गालो गले में फंदा। तो लड़के लोग इतना तंग करते थे कि लोग अपने डिपार्टमेंट में नहीं जाती थी। और ये मेरी प्रतीक्षा में रहती थी कि कब रमा आएगी और कब हम अपने डिपार्टमेंट में जाए। तो ऐसे करके जो मैंने वो समय व्यतीत किया, वो समय मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा। जबकि हमने सिर्फ दाल रोटी खाई, कभी मांग ही नहीं की अम्मा से कि हमें क्या खाना और क्या नहीं खाना है। मतलब अम्मा ने जो बना दिया वो हमने खा लिया।
और अम्मा ने जो कपड़े उस समय घर में ही सिलते थे, आज के तो शोरूम थोड़ी थे, तो अम्मा घर में ही उनके कपड़े बनाया करती थी और हम बड़े ठाट से पहन के जाते थे। कुछ बड़े हो गए तो मेरी छोटी बहनों को सिलाई आती थी, मुझे नहीं आती थी, मैं तुरपाई बहुत अच्छी करती थी। तो छोटी बहनें सीती थी, एक काटती थी एक सीती थी, और मैं उसकी तुरपाई करके दूसरे दिन तीनों बहनें नई ड्रेस पहन के चल देते थे। तो ये हमारा जो सहयोग का कार्यक्रम घर से शुरू हुआ ना, वो सहयोग जो आपस का होता था, वह सहयोग आज हमें कहीं घर में भी देखने को नहीं मिलता। आज की पीढ़ी में घर में भी नहीं है जो हम लोग एक दूसरे का सहयोग करते थे। सहयोग जो भी होता था कि भैया लोग बदमाशी करते थे तो माँ से बचा लेते थे, बताते ही नहीं थे कि भाई कहाँ बदमाशी करते हैं। क्या बात है मैम, वाकई जो दौर आपने जिया है वो स्वर्णिम काल है एक तरह से। आज का समय तो ऐसा है ही नहीं। आज बच्चे ना खेलना जानते हैं, ना सहयोग करना जानते हैं, ना समर्पण जानते हैं। पर हमने तो वो ऐसा युग जिया कि अगर मान लो ऊपर पानी जाना, जिस दिन पानी बहने वाली नहीं आई तो पानी नीचे तक भाई लेके आते, तो हम 4 बहनें थी, हम चारों बहनें सीढ़ियों पे खड़े हो जाते थे और एक एक मटका ऊपर देते चले जाते थे। क्या बात। और पानी ऊपर पहुंच जाता था। तो ये जो बातें हम लोगों ने उस समय सीखी, आपस में सहयोग की, वो बातें हमें आज कहीं देखने को नहीं मिलती। तो मेरा वो जो समय था ना, इतना बढ़िया समय था कि आज भी अगर मैं इतनी मस्त मलंग हूँ जो तुम कह रही हो, वो तो आप हैं मैम, बिल्कुल मस्त मोला। जिंदा दिली जो है ना मैम, वो तो उसका कारण वही है, जिंदा दिली। मतलब अल्पना, अब जो मेरी उम्र हो गई है तो अभी भी उदयपुर कभी जाती हूँ, मेरे साथ के या मुझसे जूनियर जो मिलते हैं तो वो कहते हैं, रमा तुझसे ऐसा डर लगता था, पर जब तू अपनी स्कर्ट वो पहन के मैच खेलने जाती थी तो हम लोग पीछे पीछे साइकिल लेके आते थे, तेरा सामना करने की हिम्मत नहीं पड़ती कि तू देखेगी तो पीछे। हम आज बता रहे हैं कि तू उस समय बहुत अच्छी लगती थी। मैं क्या, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं है। अरे उस समय आईना नहीं देख सकते थे भाई, जो आईना नहीं देख सकते थे हम लोगों को, कभी पाउडर नहीं मिला, कभी क्रीम नहीं मिली, लिपस्टिक तो बहुत दूर की बात है, बिंदी नहीं लगा सकते थे, बिंदी नहीं लगा सकते थे हम, चूड़ियां नहीं पहन सकते थे, है ना। तो फिर बाद में एनसीसी गेम्स में रहे तो नाखून जो थोड़े थे वो नाखून भी कट गए, है ना। और मतलब किसी ने लिखा है, मतलब मटके उठाने के बाद चेतन ने लिखी है, तो वास्तव में तुम यकीन नहीं मानोगे, जब नल लगा हमारे घर के पास तो मेरे बहुत थोड़ा सा, ये सामने 500 कदम पे था, तो मैं 3 मटकी लेके जाती थी, एक सर पे रखती थी, उसके ऊपर एक रखती थी और एक अपनी कमर पे रख के तब नीचे तक घर के लेकर आती थी, और भाई लोग फिर मटकी लेके ऊपर तक पहुंचाते थे। और मैम ये अक्सर देखा भी है, ये राजस्थान की संस्कृति में ये चीज दिखी है, 3-3 4-4 मटकियां रख करके पानी लेने के लिए जाना। वो 3-4 मटकी लेके तो हम भी चल लेते थे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, इसलिए तो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मटकी का दावा तो हम भी कर सकते हैं, पर उससे नहीं, हमारे उस समय मटकी दौड़ होती थी, पानी छलकना नहीं चाहिए, तो हमेशा मैं फर्स्ट आती थी, क्योंकि इतनी मटकियां उठाते थे तो एक मटकी तो छोटी सी होती ना, उसको उठा के क्यों छलकने देंगे, है ना। क्या बात। तो हमेशा मटकी रेस में फर्स्ट आए, 3 लेगेड रेस में फर्स्ट आए, वैसे दौड़ में फर्स्ट आए, तो कभी रुके नहीं, हमेशा दौड़ते रहे, चलते रहे, आज भी चल रहे हैं और दौड़ रहे हैं। क्या तो जिंदगी इसी का नाम है। बिल्कुल, जिंदगी इसी का नाम है। और इतना मतलब आप यकीन मानिए, आप सौभाग्यशाली हैं उस दौर में एक बिल्कुल शिक्षित परिवार का मिलना, और उस शिक्षित परिवार में माँ का शिक्षित होना सबसे बड़ी बात है, नानी का शिक्षित होना। तो ऐसे परिवेश से शिक्षा पा करके और फिर आपकी चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं, आपके दायित्व भी बढ़ जाते हैं, अपने आप को साबित करने के लिए आपके पास विस्तृत आकाश होता है। तो हम आपके दूसरे पहलू पे चलेंगे, लेकिन हमारे साथ इस बीच बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। चेतन आनंद भाई जी जुड़े हुए हैं और उनसे हम लगातार जो है देव प्रभा प्रकाशन के पटल से मिलते हैं। बहुत उम्दा रचनाकार और बहुत ही कमाल की शख्सियत। और इसके अलावा हरीश नवल सर अभी तक जुड़े हुए हैं, कात्यायनी जी, डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा जी जो हैं वो भी जुड़ी हैं, आनंदा पाटनी जी लगातार कह रही थी कि ये माएँ थकती क्यों नहीं थी, उस दौर की माएँ। आज की माएँ तो नहीं थकती। हाँ बिल्कुल, मैं तो अभी भी नहीं थकती, मेरे बच्चे मुझसे लड़ते हैं, बिल्कुल मैम, मम्मी आप कभी तो बैठ जाया करो। और मैं कहीं से भी आती हूँ, मैं अभी आते घर में काम में लग जाती हूँ तो बच्चे कहते हैं मम्मी 5 मिनट आराम, चाय तो पी लो, लेकिन चाय अपने हाथ की पी लो, चिंता मत करो। तो मैम आप उस दौरान जब स्पोर्ट्स पर्सन थी तो कौन कौन से गेम्स आप मतलब खेलती थी और कहाँ कहाँ तक मतलब उसके लिए गई आप, कितनी चैंपियनशिप जीती आपने?
मतलब हम पूरे राजस्थान में तो घूमे घूमे, दौड़े दौड़े गेम्स के उसमें। और उसके पहले मैं तुम्हें बता दूं कि एनसीसी के सारे सर्टिफिकेट्स मेरे पास हैं जो होने अच्छा। चाहिए एक लड़की के पास। और जब हम जी जी। एनसीसी करते थे तो उस समय राइफल उस समय इंट्रोड्यूस हुई थी लड़कियों के लिए कि राइफल लेके आपको चलना है। तो उदयपुर से मतलब ये समझ लो कि जहाँ से मार्च पास्ट शुरू होता था, पहले तो मार्च पास्ट होता था, तो एक चौगान ग्राउंड है उदयपुर में, काफी बड़ा ग्राउंड था वो, अब तो छोटा हो गया है। उस ग्राउंड में मार्च पास्ट होते थे, वहां से पूरे शहर में चलते हुए कम से कम 4-5 किलोमीटर हम लोग चल के आते थे और फिर आके गुलाब बाग में वो खत्म होती थी। क्या बात। तो हाँ, तो वो कंधे पे राइफल रखते थे, हम लोग को आदत तो थी नहीं, तो पहली बार जब राइफल लेके चले तो हम इतनी भारी राइफल थी और हमारे कंधे पे सब नीले नीले नीला कंधा हो गया। क्या बात। तो ये सब भूल जाते थे जब वो कैप्टन साहब आके कहते थे कि आज तुम लोगों को बहुत अच्छा मार्च पास्ट किया है, बहुत बढ़िया, आज तुम्हें इतनी चीजें खाने को मिलेंगी, एक की जगह 2 नाश्ते मिलेंगे तुम्हें, सब भूल जाते थे कि कितना थक के आए। क्या बात। तो ये तो हमने एनसीसी की। और क्लास 6 से मैंने जूनियर जो गेम्स के था तो रेसेस वगैरह में जाना शुरू कर दिया था। पर जब मैं कॉलेज में आई तो कॉलेज में आने के बाद क्योंकि उस समय 3 गेम ही ले सकते थे, खेलती में सब थी पर 3 गेम ले सकते थे, तो थ्रो बॉल, बेसबॉल और बास्केटबॉल। जी जी। ये 3, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल नहीं, बास्केटबॉल में खेलती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ उनको ट्रेनिंग देने के लिए कि हम 2 टीम बन जाते थे कॉलेज की और दूसरी टीम के अंदर हम रहते थे और उन सबको खिलाते थे। तो ये खेलते रहे। एक हमारे साथ पुष्पा चौहान थी जो राजस्थान में चैंपियन रही टीटी की। तो हमारे साथ सबसे अच्छी बात थी कि हमें जो भी ट्रेनिंग देने आते थे कोच, वो ओलंपिक चैंपियन रहे थे, ओलंपिक गए थे वो लोग। तो वो लोग हमें वॉलीबॉल की ट्रेनिंग देते थे, बेसबॉल की ट्रेनिंग देते थे, बास्केटबॉल की ट्रेनिंग देते थे। एक मिस्टर कंसल थे, वो पुष्पा को टीटी की टेबल टेनिस की प्रैक्टिस देते थे। उनको मैं बड़ी गौर से देखती थी, क्या चॉप मारते थे, क्या कट मारते थे, क्या गोल होती बॉल जाती थी। धीरे धीरे मैंने भी पुष्पा के साथ खेलना शुरू किया, मैं बहुत अच्छा खेलने लगी थी। परंतु क्योंकि पुष्पा थी इसलिए मैं उसकी जगह जा नहीं सकती थी। पर जब मैंने शादी के 8 साल के बाद गाजियाबाद में विद्यावती मुकुंदलाल गर्ल्स कॉलेज से बीएड किया, तो यहाँ मैंने टीटी में चैंपियनशिप जीती। क्या बात, क्या बात। तब की ट्रेनिंग मुझे यहाँ काम आई। यहाँ काम आई। और मैं बिल्कुल उस पर आने वाली थी कि एक लड़की जो बचपन से इतनी स्वतंत्र रही। एक चीज और बताती हूँ। जब हम बेसबॉल खेलते थे तो उस समय पहली बार उदयपुर में रणजी ट्रॉफी मैचेस हुए थे क्रिकेट के। तो उस रणजी ट्रॉफी दिलीप सरदेसाई और सलीम दुर्रानी ये वो उस टीम के हिस्सा थे और ये वहां आए थे। तो महाराणा भगवत सिंह थे, उनके यहाँ रुकते थे, पर खाना खाने हमारे घर ही आते थे। तो धीरे धीरे हमने उनको पटा लिया कि आप हमें बॉलिंग की प्रैक्टिस दीजिए, बैटिंग की प्रैक्टिस दीजिए। तो सलीम दुर्रानी और दिलीप सरदेसाई ये हमें बॉलिंग की और इसकी प्रैक्टिस दिया करते थे, उसी से हम राजस्थान में जीत कर आते थे। पूरे राजस्थान में जाते वो इतनी प्रैक्टिस देते थे कि मैं तो कभी कभी मैच देखती हूँ, किसी से कैच छूटता तो मैं कहती हूँ क्या कर दिया इसने, ऐसा नहीं कर सकता था। और जैसे मैं खुद ग्राउंड में हूँ। क्या बात है। तो एक जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भाव होता है ना, वो अभी तक है कि कहीं भी हो। मैंने बच्चों को भी यही ट्रेनिंग दी अपने साथ, खेलो। घर में खिलाती थी उनको, घर में प्रैक्टिस देते थे। अपने डाइनिंग टेबल को टीटी टेबल बनाया, बच्चों को खेलना शुरू करा दिया। दरवाजे के ऊपर इस पार उस पार बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं खेलती थी तो बच्चे खेलते थे। जी जी जी। तो ये चीज अगर माँ देती है ना बच्चों को, तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। माँ बच्चों के मनोविज्ञान को समझती है, और जब बच्चों के मनोविज्ञान को समझती है तो सारी बातें उनको सिखा सकती है कि कैसे कैसे। क्या तो मैंने ये सब गेम खेले, कोई भी गेम छोड़ा नहीं, मतलब ऐसा कोई गेम नहीं जो मैंने छोड़ दिया। हाँ, हॉकी उस समय इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, और जब हॉकी इंट्रोड्यूस हुई और मेरे भाई उसके पहले कोच बने, सगे भाई, उसी साल मेरी शादी हो गई, तो हॉकी नहीं खेल पाई मैं। तो इसका बड़ा अफसोस रहा मुझे कि हॉकी मेरे हाथ में नहीं आई। लेकिन आपका पूरा ये सुन करके हमें लग रहा है कि हमने तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है। नहीं मतलब सब अपना सब करते हैं। अरे ये से भरपूर जीवन मैम। अरे ये तो बच्चे लड़ते हैं कि मम्मी आप उदयपुर में रही तो यहाँ सब जू में जाते हैं वो देखने शेर को,
और वो समय तो उदयपुर में जंगल था। हम शेर के परिवार को सड़क पे बैठे हुए देखते थे जब हम पिकनिक पे जाते थे। हमने तो शेर के परिवार को इतने करीब से देखा, निकट से देखा है। आज जू में जाके लोग देखते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। उदयपुर झीलों की नगरी है, तो हर पूर्णिमा को बोटिंग करना, तो लोग कहते हैं चांदनी रात में नौका विहार जब आता है लिखने के लिए, तो लोग उस पर निबंध लिखते हैं। अरे जिसने नौका विहार किया ही नहीं, चांदनी रात तो देखी, नौका को क्या लिखेगा, हमसे पूछो, हम लिखेंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो वो चांदनी रात का नौका विहार हमने बहुत किया, उदयपुर में, पिछोला में किया, फतेह सागर में किया, स्वरूप सागर में किया, उदय सागर में किया। वो तो सागर ही सागर है सारे वहां पर, है ना। क्या बात, तो सागर ही है। तो और आपके यहाँ से राजस्थान से बहुत लोग जुड़े हैं मैम। आदरणीय जी के नगाइच रोशन सर हैं, गुरु हैं, साहित्यिक गुरु हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। उदयपुर से ही हैं। और साथ में जो है इधर हरियाणा से कमांडो समोद सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, और राजेंद्र गौतम जी जुड़े हुए हैं, राजेंद्र जी जुड़े हुए हैं, गार्गी कौशिक जुड़ी हुई हैं लगातार। और सभी इतने मतलब आह्लादित हैं आपका पूरा सुन के। उदय कुमार सिंह जी हैं, निशा जैन जी हैं, और इंदिरा नागर हैं, नीता जोशी लगातार पटना से एक प्रकार से ये, और इस समय बेंगलोर में है। राजेंद्र निगम राज जी जुड़े हुए हैं, इंदु निगम जी जुड़ी हुई हैं। मैं सबको नमस्कार करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ। चेतन आनंद भाई लगातार जुड़े हुए हैं, पुष्पा जोशी जी जुड़ी हुई हैं। तो ये सब लोग वो हैं जो आपके फैंस हैं, जो आपको जो है मतलब आज हम अभिभूत ये सब मेरे बचपन के किस्से सुनने आए। हाँ, ये सब अभी तक तो कविताएं सुनी। उस रमा सिंह को जानने आए हैं जिससे अब तक अपरिचित थे। कमाल मैम, अद्भुत, स्वर्णिम आपका बचपन कहा जा सकता है। कमाल का जीवन आपने जिया बचपन से लेकर के और लड़कपन तक। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, हम तो उनमें से थे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अद्भुत आपका ये रहा। लेकिन इसके बाद एक फेज आपकी जिंदगी में आया जो हर लड़की की जिंदगी में आता है, शादी का। और वो जो सोच कर देखे कोई, वो स्पोर्ट्स पर्सन दौड़ती भागती फलांग लगाती एकदम से घूंघट में जब आ जाए तो क्या बीतती होगी। वो अनुभव भी हम जानना चाहेंगे। शादी के बाद जो एकदम से फिर स्थितियां बदली। ये मत पूछो, मेरे मन पे आज भी कितने छाले हैं। आपने एक जगह कहा था मैम कि खेल नियति ने खिलवाए, हमने खेल लिए, आंसू और मुस्कानों में भी हम तो खूब जिए। तो आप तो आंसू की बात भी मुस्कुराहट से करती हैं। तो वो वाला जो फेज है, क्योंकि आपका वो जो पूरा फेज है ना मैम, वो बहुत महिलाओं के लिए प्रेरणादायी होगा कि आप किस तरह से एकदम विपरीत स्थिति में जाकर भी स्वयं को उबार सकते हैं, स्वयं को बाहर ला सकते हैं। तो थोड़ा सा शादी के बाद का जो आपका पूरा घटनाक्रम है कि जब एक धाविका और एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जब घूंघट में एकदम आ जाती है तो फिर कैसे होता है? वो भी कैसी अजीबोगरीब कहानी है। 19 नवंबर को मेरी सहेली की शादी थी, पक्की सहेली की, जो हम कहते हैं 5 पांडवों में से एक। तो देखिए हैरत भरे कमेंट आ रहे हैं, रमा जी घूंघट काटा आपने? बहुत लंबा घूंघट काटा भाई, अभी बताती हूँ। तो उसकी शादी जब हो रही थी तो मेरी शादी तय भी नहीं हुई थी, और मेरी एक फ्रेंड और थी, तो उसकी भी शादी 9 दिसंबर की तय हो चुकी थी। तो जब उसकी शादी में हम गए तो वो कहने लगी कि अब तेरी कब होगी, कोई लड़का मिलेगा इतना लंबा जो तुझसे शादी हो जाएगी। मैंने कहा विजय लक्ष्मी तुम क्यों चिंता कर रही हो, जब जिसकी किस्मत में होगा उसको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, माँ के घर में बैठे हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और इत्तफाकन 23 नवंबर को शादी तय हो जाती है। किस साल की बात है मैम ये? 1965 की। 55 वर्ष हो चुके, 56वां चल रहा है। अरे वाह, बधाई। तो एकदम से हमारे पिताजी आए होंगे दिल्ली की तरफ, और यहाँ भी मेरी मौसी दिल्ली में रहती थी, तो उन्होंने कोई दिखा दिया परिवार। और जब प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी से हुई थी, रणजी ट्रॉफी विनर है हमारे सर भी जो हरीश जी को पता है। जी जी। तो वो शादी बस यहाँ देख के गए कि हाँ लड़के की हाइट वगैरह अच्छी है, सेहत अच्छी है, खेलता है, सब कुछ करता है, पढ़ा लिखा परिवार है। क्योंकि मेरे ससुर जो नेहरू के फर्स्ट पीए रहे थे,
और मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट से रिटायर हुए थे। और परिवार सारा मतलब लड़के लोग सब पढ़े लिखे थे, तो ये था कि चलो अच्छे पढ़े लिखे परिवार में जा रही हैं तो अच्छा रहेगा। तो हम जब यहाँ आए तो हमें तो कुछ पहली बात तो समझ में ही नहीं आया। आते ही बहू भात होता ना, आते ही खाना खाते हैं सब, तो वहीं पे शुरू हो गया भूखे की जाई लपालप खाई। हमने कहा हम कहाँ से भूखे की जाइए, कहाँ लपालप खाई। क्या बात। मतलब क्योंकि अब 3-4 दिन से, क्योंकि तब तो व्रत करते थे ना, आजकल तो पता नहीं लड़के लड़की व्रत करते नहीं करते हैं, वो उस समय व्रत करते थे। तो उस व्रत में क्या हुआ था कि एक दिन मंगलवार पड़ गया था, एक दिन एकादशी पड़ गई, और तीसरे दिन शादी थी, तो मेरा वैसे व्रत हो गया। तो 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया था। और वो गीत गा रहे थे कि लपालप खाई। हाँ, वो 24 घंटे का सफर उदयपुर से दिल्ली का, 24 घंटे का, 24 की जगह 28 घंटे लग गए ट्रेन में। तो अब आप सोचो कि कितनी जोर से भूख लग रही होगी, क्या होगा। तो जब यहाँ रखा तो मुझे खिलाया, तो मैंने लेके खा लिया। अब उसके बाद उन्होंने गीत गाए, मेरे हाथों से तो सब छूट गया। मैंने कहा तुम कहाँ आ गई हो, किनके बीच में आ गई हो, ऐसा तो अपने घर में देखा ही नहीं कभी। खैर हाँ, और उसके बाद ये हो गया कि तुम किसी से बोलोगी नहीं, बात नहीं करोगी, और ये तुम्हारा जेठोत है, जेठ का लड़का है, तुम इससे भी नहीं बोलोगी, जेठ लोग हैं इनसे भी तुम्हें घूंघट निकालना है, ससुर से तो निकालना ही है, अपनी सास वगैरह से भी घूंघट निकालना है। तो मैंने कहा ये महिलाओं से काय का घूंघट है। तो कुछ बोल नहीं सकते थे, जब तक पति ना बोले ना अल्पना, तब तक पत्नी नहीं बोल सकती। ये मैंने देखा, जिसका पति दबंग है उसकी पत्नी भी दबंग पने से रहती है, और जिसका पति सीधा साधा हो वहां पत्नी को दबना पड़ता है। मेरा पति बहुत सीधा साधा, बहुत सरल और सरल स्वभाव का। सर सुन रहे हैं मैम, सर सुन रहे हैं अपनी तारीफ? नहीं सर दूसरे कमरे में। तो यहाँ आने के बाद मैंने ये समझ लो कि 7-8 साल, बल्कि उसके बाद भी मैंने बहुत लंबा घूंघट रखा। सिर्फ मेरे एक जेठ थे जिन्होंने घूंघट हटवा दिया था, वो डॉक्टर थे, और दिल्ली में आज जो कैट चलती है वो कैट उन्हीं के द्वारा चलाई गई है। और पहली बार इंडिया में आईसीयू में लेके आए, हॉस्पिटल में आईसीयू। पहले इंडिया में आईसीयू नहीं होता था, वो फ्रांस गए थे, वहां से आईसीयू का कंसेप्ट लेके आए। तब उन्होंने कहा कि मैं इससे बात करूंगा, पढ़ी लिखी है, मैं इससे बात करूंगा, मुझे बात करनी है। तो उसके लिए भी बहुत झगड़े हुए, अंत में हमारी सासू माँ को मानना पड़ा कि सिर्फ तू बात करेगा और कोई ना करेगा। तो सिर्फ उन्हीं से मेरी बात, वो भी कभी आते थे तो उनसे बात होती थी, बाकी घर में किसी से बात नहीं होती थी। और इतना बड़ा परिवार था हम लोगों का, क्योंकि ये 5 भाई हैं, तो उस परिवार में कितने कितने बच्चे, कितने सब कुछ एक साथ होते थे। तो वो घूंघट काटना, सुबह 4 बजे उठ के अंगीठी जलाना, अंगीठी जला के रसोई में जाना, फिर नहा धो के बिल्कुल ठंडे पानी से, जमुना जी के ठंडे पानी से नल के टपकते हुए से नहा लो। और तब मेरे बाल इतने लंबे थे, बिल्कुल नीचे कमर के नीचे तक जाते थे। उन बालों को, गीले गीले बालों का जूड़ा बना के रख लेना, जो रात को 12 बजे कमरे में जाने पे ही खुलते थे। पूरे दिन घूंघट में रहना और पूरे दिन घर के काम को निपटाना, बच्चों को देखना। तब मेरे ससुर जी को ये पता था कि बहुत अच्छा सितार बजाती है, कि वो आए थे उदयपुर, तो उन्होंने देखा था। हाँ, वो तो उन्होंने मेरे सब चीज देखी थी वहां आने के बाद। और तो उन्होंने कहा तुम सितार बजाओ। तो दिल्ली में मंडी हाउस पे संगीत भारती है, वहां में जाती थी। तो कहने लगा मैं तुम्हें क्या सिखाऊं, मुझे तो सब आता है। वहाँ सतीश चंद्र गुप्ता जी थे कि तुम्हें सब आता है, मैं बाद में बजाता हूँ, तुम पहले बजा लेती हो, तो तुम्हें तो सब आता है, कि तुम नौकरी करोगी। तो मैंने कहा एक बार तो सोचा कि नहीं, फिर मैंने कहा चलो जाने में क्या जाए, एक बार चल के देखते हैं, शायद नौकरी के बहाने ही घर से निकलना मिल जाए, थोड़ी स्वतंत्रता मिल जाए। तो मैं आकाशवाणी उनके साथ गई और जाके उन्होंने वहां पे मेरा वोकल म्यूजिक में, लाइट म्यूजिक में और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में सिलेक्शन हो गया। पर घर में आके मेरी हिम्मत तब तक नहीं थी, मेरे पतिदेव घर में नहीं थे, तो मैं किसी को कह नहीं सकती थी कि मेरा ऐसा हो गया। जब ये आए, मैंने बताया, तो उन्होंने जब घर में बात की, तो बात करने के बाद जो हंगामा घर में हुआ, एक ठाकुरों के घर में उनकी बहू बाहर गाने जाएगी, बजाने जाएगी, तो ये तो स्थिति बहुत गंभीर थी। तो हम वो भी नहीं कर पाए।
और इसके पहले मैं हिंदी में एमए फर्स्ट डिवीजन थी। उस समय फर्स्ट मतलब पास होना ही बहुत बड़ी बात होती थी, फिर गुड सेकंड डिवीजन और फर्स्ट डिवीजन। तो डॉक्टर दशरथ ओझा हमारे यहाँ आया करते थे, बड़े नाट्य हाँ शास्त्र के जी। प्रणेता थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जी। थे। तो वो आया करते थे, तो फिर वो घर पे हमसे मिलने के लिए आए कि भाई ठाकुर साहब के घर में दुल्हन आई है, हिंदी में एमए है, तो चलो मैं मिलता हूँ। तो जब वो आए तो हमारे बीच में एक पर्दा डाल दिया गया। ओ, ताकि घूंघट बना रहे, घूंघट घूंघट बना बना रहे। रहे नहीं, पर्दे के बाद भी मेरा इधर घूंघट था। अच्छा, ओ ये तो डबल घूंघट हो गया मैम। डबल घूंघट। और फिर वो मुझसे अच्छा। प्रश्न पूछ रहे थे, तो मुझे कागज पेन दे दिया गया कि लिखित में उत्तर देना है, बोलना नहीं है। ओ। वो तुम्हारे ससुर के बराबर है। हम्म। मतलब मैं बहुत अगर रसोई मुश्किल में, होता है इन हाँ, स्थितियों से जूझना भी, जब आप बहुत स्वतंत्र रहे और और उसके बाद और इस तरह। रसोई में मैं रहती थी और वो कुछ पूछने आ जाते थे मेरे ससुर, तो वो पूछते तो साथ में कागज पेन बढ़ा देते थे, इस पे उत्तर लिख के दे देना। ओ। तो अब हम्म। सोचो कि मैं कहाँ थी और मैं कहाँ आ गई। कहाँ एक बार पहुंचे। मेरे क्लास के 2 विद्यार्थी जो मेरे साथ पढ़ते तो डरते भी बहुत थे, पर जब दिल्ली आ रहे थे तो मेरी माँ से एड्रेस लेके आ गए। अब वो मिलने आए, उनको बिठा तो दिया आगे, और मुझे आके कहा कि कोई तुमसे मिलने आए हैं, तुम उनसे मिल लेना। अब मुझे ये समझ नहीं आया कौन मिलने आया है। तो वो घूंघट में ही मैं आके गई मिलने के लिए। वहां तक कमरे में जाने के बाद भाई कौन आया देखूं तो सही, देखा तो मेरे क्लास के मित्र, वो दोनों मुझे देख के ऐसे भूचक के, रमा ये तू है, रमा ये तू है, ये घूंघट में तू है। वो तो इतने हैरान, जाके मेरी माँ को उन्होंने बताया। मैंने कभी माँ को नहीं लिखा कि मैं यहाँ कैसे रह रही हूँ, क्योंकि माँ ने अपनी तरफ से जो पढ़ाना लिखाना था वो कर दिया, माँ ने अपना दायित्व पूरा कर दिया। अब माँ तो यहाँ देखने नहीं आई थी ना कि परिवार कैसा है। तो मैं ये कहती हूँ कि परिवार देखने के लिए महिला का जाना बहुत जरूरी है। क्या जेंट्स बात। ऊपर ऊपर की चीजें देखते हैं, जेंट्स बाहरी चीजें देखते हैं, है ना। पर महिला जाती है तो अंदर घुस के बाथरूम तक देख आती है। अगर बाथरूम साफ है तो घर के लोग सफाई रखते हैं। ये बात बिल्कुल सही कही है। बिल्कुल सही। तो महिलाओं की जो दृष्टि होती है ना बहुत बारीक होती है, और एक साथ बहुत 3-4 बारीक। जगह देख लेती है। चाहे वो बाथरूम में जा रही हो, पूरे आंगन में कहाँ क्या रखा है, इधर उधर क्या, सब देख लेती हैं। पर हमारी माँ आई नहीं, और यहाँ पिताजी शादी तय कर गए। तो यहाँ जो स्थितियां बनी वो तो मुझे ही झेलनी थी ना, माँ का तो कोई दोष ही नहीं था। छोड़ के मैं जाना नहीं चाहती थी, मैं पलायन नहीं कर सकती थी, मैं तो चुनौती स्वीकार करने वाली हूँ मैं, क्या है ना। बात। तो भाई उस समय भी जब मुझे ये कह दिया गया था तो वॉलीबॉल नहीं खेल सकती। मैंने अरविंद सर थे, अरविंद भटनागर हमारे सर थे, मैंने कहा सर अब तो टीम मेरे बिना नहीं जाएगी, मैं खेलूंगी तब टीम जाएगी। क्या बात। और मैंने दिन रात प्रैक्टिस की, दिन के 12 बजे धूप में कि ऊपर से अगर बॉल आएगी तो कैसे उठानी है, साइड साइड कैसे, मतलब इतनी प्रैक्टिस करके अंत में उनको मेरा सिलेक्शन करना पड़ा। क्या बात। तब टीम क्या में बात। तो चुनौतियां तो शुरू से स्वीकार करने की। तो मैंने कहा नहीं, घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, रहना मुझे यही है। मेरा पति बहुत सीधा, जिस दिन पति ने हाथ उठा दिया उस दिन नहीं रहूंगी, ये मन में ठान ली थी। पर पति मेरा इतना सीधा, बोलते ही नहीं थे। और बोलते क्या, वो आते थे तो मेरे सास का कमरा बिल्कुल साथ में लगा हुआ था, तो वहां जोर से बोल नहीं सकते थे। और वो आते भी तो अम्मा जी कहती, रवि कितकू जा रो है, तो कहीं ना अम्मा जी, कहीं ना जा रहा हूँ। तो बातचीत भी नहीं हो सकती थी। तो वो जो परिस्थितियां थी, और वो भी दिल्ली के, मैं तुम्हें बताऊं, बंगाली मार्केट का एरिया, अभी भी मेरा घर बंगाली मार्केट में है, जो दिल्ली का VVIP एरिया कहलाता है। A+++ एरिया है, वो लुटियन जोन में आता है। उस एरिया में मैं रही हूं, और वहां रह के इन परिस्थितियों को मैंने जिया है। तो जीना तो था ही, वहां भी जीत के निकल ही आए। ये स्थितियां जो पैदा हुई उनसे जीते और निकल कर आए। और जब निकल के आए तो 8 साल जो हमारे चले गए थे उनको पूरा हमने वापस से रिवाइव करने की कोशिश की कि हम किस प्रकार से इसको आगे बढ़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं। एक चुनौती तो थी। तो ये स्थितियां रही। अल्पना आपका म्यूट है। तो ये जो स्थितियां मेरे सामने उस समय रही, और मतलब ये समझिए कि एक प्रकार की चुनौतियां थी।
क्योंकि मेरे पति और मेरे जो जेठ थे, इनसे बड़े भाई, ये दोनों के दोनों रणजी ट्रॉफी प्लेयर थे, वो तो टेस्ट प्लेयर भी रहे, दोनों के दोस्त वही थे। और मैं इनके दोस्तों से बात करती तो वो उनसे कहते हैं भाई रवि की मिसेस से बात करने में आनंद आ जाता है, बहुत अच्छी। और वो घर आके लड़ते थे कि मुझसे बात क्यों नहीं करती, मुझसे बात क्यों नहीं करती। अब मैं बात नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब तक मेरी सास नहीं कहेंगी कि तुम्हें इनसे बात करनी है, तब तक मैं बात नहीं कर सकती थी। तो वो जो परिस्थितियां थी वहां की, बहुत अलग परिस्थितियां थी। पर देखिए ऊपर वाला कहीं ना कहीं है, उस ऊपर वाले ने मुझे निकाला। मेरी एक मात्र ननद, 5 भाइयों में एक बहन, वो एक मात्र ननद, वो थोड़ी धार्मिक विचारधारा की थी। बाद में तो बहुत बड़ी संत हो गई थी कि नागपाल बाबा छतरपुर मंदिर के उनके पैर छुआ करते थे। तो उनके एक संत आए, उन संत ने मेरा हाथ पकड़ के वहां से निकाला। उनसे कहा कि तुम्हारे मायके में एक आत्मा को मुक्त करना है। और वहां से वो उनके साथ आए, रसोई में घुस के मेरा हाथ पकड़ा। वो कहते बीएड जाके बीएड करो, आगे बढ़ना है, नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, मंगलवार का व्रत नहीं करना है, सोमवार का व्रत करना है। और अच्छा। हाँ, और डॉक्टर लगाओगे चाहे तुम होम्योपैथिक में हो जाओ, पर डॉक्टर जरूर लगा लेना नाम के आगे। क्या तो, परिवर्तन हुआ है मैम ये स्थितियों में? किस तरह से? उन्होंने कहा बेटा ये करके देख, ये सब तो स्वार्थी हैं, इनको सिर्फ गर्म रोटियां चाहिए, पर तुझे जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है, इसलिए तुम यहाँ से निकलो। और कोई तुम्हारा साथ दे तो ठीक है, नहीं देता है तो आत्मविश्वास नहीं जाने देना। जबकि अल्पना में 8 सालों में मेरा आत्मविश्वास जो मेरा था गेम्स, स्पोर्ट, एनसीसी से बना हुआ, वो आत्मविश्वास तो खो गया था। रात दिन आप बिल्कुल बिल्कुल चला गया होगा मैम, बिल्कुल घूंघट में रहना है, किसी से आपको बात नहीं करना है, कोई बात करे तो वो कहते हैं नाड़ हिला देना, नाड़ मारना, नाड़ हिला देना। तो नाड़ हिला के ही बात होती थी, हम बोल भी नहीं सकते थे। हम बोलते सिर्फ उतना ही थे जब मेरी सास कहती थी आज मुझे रामायण सुना देना पढ़ के, या आज मुझे गीता सुना देना पढ़ के। तो उनको बिल्कुल उस विवशता को, आपकी उस अंदर की उस कुलबुलाहट को बिल्कुल समझ सकती हूँ कि एक बिल्कुल बहुत शिक्षित महिला को इस तरह से जब इन स्थितियों में घिरना पड़ता है और अपने आप को भूल करके उनके समकक्ष जा करके उनके जैसा व्यवहार करना होता है, तो ये बहुत दुखद स्थिति है। इसमें अपना एक चीज और थी कि मेरे पास कागज पेन तक नहीं था कि मैं अपने बहनों को, भाई को कहीं चिट्ठी लिखूं। माँ तो मेरी 2 साल बाद ही एक्सपायर हो गई थी, 1968 में मार्च में, होली के पहले एक्सपायर हो गई थी। और मुझे ये भी नहीं पता था इतने वर्षों तक मेरे भाई बहन कहाँ हैं। अरे सिर्फ एक पिताजी का एड्रेस मेरे पास था, और वो मैं चिट्ठी नहीं लिख सकती थी। चिट्ठी के लिए मेरे पास कागज कलम नहीं होते थे, उस समय इंडियन लेटर चलते थे सब। तो कोई चिट्ठी नहीं लिखी मैंने इतने वर्षों तक। उन सबको ये लगता था कि जो इतने बड़े घर में गई है तो हमें पूछती नहीं है। इसकी शादी ऐसे बड़े घर में हुई है कि भाई राय साहब के घर में शादी हुई है, जिनके घर में कार भी है, जिनके घर में स्कूटर है, जिसके घर में टीवी है, जिसके घर में फ्रिज है, जिसके घर में फोन है। 1965 में ये सब चीजें मायने रखती थी, मायने रखती, मतलब बिल्कुल। आप समझो कि सबके घर में फोन नहीं होते थे। पूरे बंगोली मार्केट के बाबा रोड पे 3 घर में कार थी, आज एक घर में 4 कार खड़ी है। और फोन हमारे यहाँ था लगा हुआ। तो ये समझ लो, फोन अगर कभी मुझे कोई उदयपुर से फोन आता था तो वो ट्रंक कॉल बुक करते थे, सुबह बुक करते तो रात को कहीं फोन मिलता था। तब पहले मेरे ससुर बात करेंगे, फिर सास बात करेंगे, फिर मेरे जेठ बात करेंगे, मेरा नंबर आता, तब तक तो टाइम ओवर हो जाता। मैं सोच पा रही हूँ, पंक्ति में लगी हुई आप, इंतजार करती हुई अपनी बारी का। नहीं तो वो तो मुझे बाद में बुलाया जाता था। मतलब बिल्कुल ललित अवस्थी जी कह रहे हैं कि आज छोटी सी नोक झोंक में परिवार छोड़ देने वालों को आपको सुनना चाहिए और सीखना चाहिए कि सहनशीलता से हर मुश्किल से लड़ा जा सकता है। ये तो बात है। अपना हद तब हो गई जब मेरी मदर एक्सपायर हो गई और उनका कहीं से सूचना पहुंची। तो रात को जब मैं 2-2:30 बजे उठी टॉयलेट के लिए, तो पूजा घर की लाइट जल रही थी। मैं किस समय पूजा घर की लाइट क्यों जल रही है, इस समय कौन है? तो ऐसे गई तो 3-4 पुरुषों की आवाज थी। अब कौन थे मैं तो जानती नहीं। फिर मैं आके बैठ गई। आके जब बैठ गए तो उसके बाद वापस सोना था कि सुबह 4 बजे उठ के फिर रसोई में जाना है मुझे। तो फिर मुझे
तो इसलिए फिर मैं वापस से आके अपने सो गई। फिर 4 बजे उठी, हाँ 4 बजे जी उठकर तब भी वहाँ मीटिंग चल रही, मुझे समझ नहीं आया। मुझे 7 जी बजे ये बताया गया कि आपकी मदर की डेथ हो गई है और आपको उदयपुर जाना है। जी। उसमें ओ। भी अड़ंगा, उसमें भी हम्म। अड़ंगा कि 4 दिन बाद होली है तो होली करके तब ये जाएगी, पहले नहीं जाएगी। अब आप सोच ओ। लीजिए। हम्म। बहुत संघर्ष है मैम, ये बहुत बहुत बड़ा संघर्ष है ये, और ये एक अनवरत संघर्ष है। बहुत लंबा चला आपका ये संघर्ष। आप भावुक भी हो रही हैं बताते हुए। खैर, हम थोड़ा सा इसी परिदृश्य को बदलने का प्रयास करते हैं मैम। हम थोड़ा सा बदलने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर रमा सिंह ऐसे कभी भी वो नहीं हो सकती है। देखिए, हमारे साथ जो है गायत्री कौशल जुड़ी हुई हैं। वो आपकी हंसी की बड़ी मुरीद हैं, आपकी हंसी उन्हें बहुत अच्छी लगती है गायत्री को। नीलू जी हमारे साथ जुड़ी हैं, नीलू मेहरा जी। माला कपूर, डॉक्टर माला कपूर जो सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल की प्राचार्य भी हैं और अद्भुत व्यक्तित्व, कमाल की रचनाकार भी हैं, वो भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गई हैं। और ये कह सकते हैं महिलाओं की जीत है, महिला दिवस सा बना दिया मैम आज आपने। सारी महिलाएं जो हैं वो सब आपको सुन रही हैं लगातार। और जो है निश्चित मेरा तौर भी पर सबको कहते नमस्कार हैं कि कहिएगा। जी जी जी, तप कर ही सोना खरा होता है। आप जितना तपी उतना निखरी, आप बिखरी नहीं। आपने अपने आप को बहुत सहेजा, बहुत संभाला, और तब जो है आप, तो जो लेखन का की तरफ अगर हम आते हैं मैम, तो लेखन आपका मतलब शादी से पहले भी आप छिटपुट लिखती थी, या शादी के बाद इन स्थितियों में ही भीतर एक आक्रोश पैदा होकर के और कलम जो है चलना शुरू हुई? लेखन के बारे में बताएं। हाँ, शादी के पहले थोड़ा बहुत शुरू किया था लिखना, पर एक मिनट। हाँ, जी जी मैं सब जी जी मैम। पर उस समय यही था कि जो प्रेम करने वाले देखिए होते ना, मैम, हंसा वही जी जो लिखते कह हैं। रही हैं लव यू माँ, हंसा जुड़ी हैं, आपकी बिटिया, प्यारी बिटिया। हाँ हाँ, आदरणीय डॉक्टर थैंक यू कीर्ति थैंक यू काले जी थैंक हमारे यू। साथ जुड़ी हैं। कीर्ति काले जी अद्भुत रचनाकार, और वो भी एक हाँ एक जो है हम सभी के लिए हाँ, प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं, वो भी जुड़ी हैं। और इंदु निगम जी कह रही हैं कि मैं तो रमा मैम की हंसी की फैन हूँ, रमा दीदी की। तो हंसते रहिए मैम, हम आपको भावुक होने नहीं देंगे। कीर्ति काले मैम कह रही हैं कि हम भी थोड़ा भावुक हैं। तो लेखन पे आते हैं, अब जरा हाँ। आपकी उस लेखनी की चर्चा करें। तो जी उस समय जब मतलब कुछ लिखना होता था तो यही कहते हैं कि भाई आप किसी से प्रेम करते हैं तब लिखते हैं, क्योंकि उसमें पिक्चरें देखते थे ना लोग, तो प्रेम गीत होते थे पिक्चरों के, तो वो पिक्चरों के गीत ही गाए जाते थे, महफिल में भी वही गाए जाते थे। तो इसलिए जो है शुरू किया। तो एक दिन माँ ने देखा, कुछ प्रश्न भी किए, तो उस दिन से फिर वो लेखन बंद हो गया कि नहीं अब। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं लिखेंगे। फिर हम कॉलेज में थे तो अब कहीं कुछ तो करना है। तो हमारे साथ हम लड़के लड़कियां कभी क्यों गेम्स में रहे ना, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये लड़का है मैं लड़की हूँ। तो हम लोग बैठ के पैरोडी बनाने लगे, बहुत सारी पैरोडी हम लोगों ने बनाई। और उसमें भी जो वहाँ एक राजस्थान महिला विद्यालय था, होम साइंस कॉलेज था। तो वो होम साइंस कॉलेज के अंदर लड़कियां सिर्फ होम साइंस का काम सीखती थी। और हमारी प्रिंसिपल महारानी गायत्री देवी की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, इंदु शेखर जी। तो वो हमें नाचना गाना बजाना सब कुछ सिखाती थी। और यहाँ तक कि 1962 के युद्ध में उन्होंने इतने स्वेटर बनवाए हम लोगों से, सैनिकों के लिए, कि पूरे स्कूल के ग्राउंड में, हॉल में, रूम में सारी लड़कियां बैठी और स्वेटर बुन रही हैं जी कि जी जी। हमारे कॉलेज से इतने स्वेटर जाने हैं। तो हमने तो वो सब चीजें जो देखी। तो उसके बाद राजस्थान महिला विद्यालय की मैं बात कर रही थी, तो हमारी प्रिंसिपल कहती थी भाई जिसको गेम्स में स्पोर्ट्स में आना है, प्राइमरी मेरी यहाँ यही है, वो यहाँ आ जाए। और जिसको शादी करनी है बीए करने के बाद, वो राजस्थान महिला विद्यालय चली जाए। तो उन्होंने बिल्कुल बाइफरकेट कर रखा था। तो राजस्थान महिला विद्यालय से हमारी बड़ी टक्कर चलती थी। अच्छा तो जब वो मैच खेलने उतरते थे तो उस समय एक पैरोडी याद है, बाकी तो सब भूल गए, वो सुनाती हूँ। अच्छा। तब वो जी। पिक्चर आई थी, तीन देवी आई थी। हम्म। तो 3 देवियों का एक गाना है, तो पैरोडी सुनाती हूँ। जी। राजस्थान महिला विद्यालय का RMB। हम्म। RMB जरा, अरे मानो कहा खेलना तो जरा सीखो, आहा। ये खेल तुम्हारे बस के नहीं, चूल्हा चक्की तो संभालो।
आहा, अब वो क्या कहती है, उसकी प्लेयर कहती है, हम्म, कोई जो मुझको शॉट लगाएगा, शॉट न उसके उठाऊंगी। आहा, आरएमवी की बेस्ट प्लेयर हूँ, लव गेम खेले जाऊंगी। क्या बात बेस्ट प्लेयर तो खाक हो, पर बड़ी मगरूर हो। जब हम्म, कोचिंग ही हल्की हल्की, फिर क्यों ना हारूं जल्दी जल्दी। आरएमवी जरा, अरे मानो कहा, खेलना तो जरा सीखो। क्या तो, बात, क्या बात, तो हम क्या लोग बात, क्या बात, तो हम कमाल लोग मैम। इस प्रकार की पैरोडी बनाते थे, और हम्म, पैरोडी बना बना के जो दूसरी टीम आती थी, उस टीम को हम हम्म, उसका मोरल डाउन करते थे कि भाई ये किसी हम्म, प्रकार से परेशान हो जाए, है ना। और हम्म, हमारे साथ लड़के बहुत होते थे, क्यों मेरे भाई लोग होते थे, भाइयों के हम्म, फ्रेंड्स होते थे सारे, तो पूरा सब तरफ से लड़के बस हम लोग इकट्ठे होकर बहुत शैतानी करते थे। हम्म, तो ये स्थिति रही हमारी। जी तो जी 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 जी। वहां से लेखन का लिखना आपका जो है। शुरू हुआ। जी। फिर जब यहाँ आए तो कागज पेन भी नहीं था, तो लिखते कहाँ। तो लेकिन फिर भी वो कुलबुलाहट आपके भीतर चलती रही और बहुत से गीत जो हैं वो मतलब उसी दर्द से, उसी पीड़ से मेरी निकले। स्थिति ये थी कि मैं कभी कभी ये, अगर जैसे बैंक से कभी साप्ताहिक लिए आते थे या धर्मयुग लिए आते थे या कादम्बनी, तो उनको पढ़ती थी। और या फिर कभी बहुत दुखी होती थी तो माँ की फोटो उठा के, एक फिल्मी गीत है, हम्म, उसकी दो पंक्तियां सुनाती हूँ। जी। माता ओ माता, जो तू आज होती, अगर यूं बिलखता मुझे देखती, हाँ हाँ। मैं। तेरा दिल टूट जाता। अरे। तो जी वो जी जी। अंदर उमड़ घुमड़ बेतहाशा। हम्म, फिर जब मैं गाजियाबाद आ गई, हम्म, और यहाँ मैं जब बीएड किया, तो हम्म, उस बीएड के दौरान ये मेरा हम्म। हाथ ना 1970 में टूट गया था, ये सीधा ओ, हाथ। अच्छा। तो तीन तीन साल तक स्लिंग पड़ी हुई थी मेरे हाथ में, और 3 महीने तक। और वो तीन हम्म, महीने तक स्लिंग पड़ने से मेरी गर्दन नहीं ली थी, और हाथ मेरा यूं ही रह गया था। अरे। ये हाथ सीधा नहीं हो सकता था, डॉक्टर ने मना कर दिया था। जबकि मेरे हम्म, खुद जेठ डॉक्टर थे, सारे स्पेशलिस्ट उनके फ्रेंड्स थे, है ना। तो हम्म, उन्होंने कहा कि नहीं, भाभी का हाथ सीधा नहीं होगा, तो ऐसे ही। तो किस प्रकार से मैंने बच्चों को पाला, बच्चों को किस प्रकार से उनके बाल काटने, उनके भी लंबे लंबे बाल थे, छोटे छोटे बच्चे थे, एक हाथ से हम्म, कपड़े धोना, एक हाथ से नहलाना करना, तो वो सब जो मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो था ना, बहुत अंदर पीड़ा अंदर बहुत थी, बहुत थी। हम्म, और जब मैं यहाँ बीएड करने आई, तो लड़कियां गलत खेल रही थी वॉलीबॉल। उन्होंने सोचा रमा दीदी तो इतनी उम्र की हैं, इतने बच्चे बड़े हो गए, तब आई हैं यहाँ पर बीएड करने के लिए। 7 साल की बेटी थी, 4 साल की बेटी थी मेरी। तो जब मैं वो गलत खेल रही थी, तो एक दिन मैं हॉस्टल से नीचे उतर गई, और मैंने कहा तुम गलत खेले। अरे रमा दीदी, आपको क्या पता वॉलीबॉल क्या होता है। लेकिन लाओ हम्म। अभी मैं खेल के बताती हूँ। मैंने उल्टा हाथ से उनको जो दी, तो उस पार कि रमा दीदी अरे। आप, हाँ, रमा दीदी हम्म, आप, मैं कि हाँ, हम्म। थोड़ा बहुत खेलना आता है। तो उल्टे हाथ से 4-5 दिन खेलती क्या रही। एक दिन बात। पता नहीं है सीधा हाथ कैसे चल गया, और सीधा हाथ हम्म। चलते कड़कड़ कड़कड़ कड़ सीधी, हो जो मैं तो वही गिर पड़ी दर्द के मारे। ओ। पर हाथ मेरा सीधा हो गया। हम्म। क्या बात है। तो ये हाथ जो है, बहुत अरे। बुरी स्थिति में रहा। जब मैं क्लास में जाती थी तो पेन नहीं, मतलब मैं अपनी कॉपी सरकाती थी, पेन नहीं सरकता था, क्योंकि हाथ हिलता ही नहीं था। हम्म। तो उन परिस्थितियों को भी मैंने झेला। किस रूप में उन झेला, परिस्थितियों क्योंकि में आपने हाँ, बीएड की हाँ, उस दौरान, बल्कि बीएड किया उस बीएड किया दौरान। आपने। जी हाँ, जी जी जी। 74 में और घर मैंने के भी बीएड किया। तमाम काम रहते होंगे उस घर दौरान, घर घर आ उस करके भी समय सारे सारे काम काम करना। किए, तो नीचे नीचे झुक के नहीं हो सकती ना, रोटी नहीं बेली जा सकती, इतना कितना हम्म। झुकूंगी। तो एक डिब्बा सा रखती थी, उसके ऊपर चकला रख के ऊपर, फिर रोटी बेलती थी, तो रोटी बनती थी। तो सलाम है मैम, सलाम 1970 है। से 1974 तक हम्म। जो मेरा हाथ टेढ़ा रहा, उसी टेढ़े हाथ से मैंने काम किया सारा क्या। घर का। तो ये जो दर्द मेरे अंदर था ना, कि कोई मेरे साथ है नहीं, कोई इतना सा भी सहयोग करने वाला नहीं है, कोई इतना सा भी सांत्वना देने वाला नहीं है, कोई हम्म। इतना सा प्यार के दो बोल बोलने वाला भी नहीं है। जी जी। तो मन में बहुत समझ सकते। कष्ट था। वो कष्ट इतना हो गया कि वो कब कहाँ गीत और गजल के रूप में निकलने लगा गाजियाबाद आने के बाद।
जब कागज कलम हाथ में आई तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। फिर दिनकर पे जब पीएचडी की तो दिनकर को मैंने पढ़ा तो और एक जोश तो था ही, जो आत्मविश्वास खो गया था वो वापस से वापस आया दिनकर को पढ़ने के बाद, है ना, क्योंकि वो जोश के कवि थे, तो ओज के कवि थे, तो उनको पढ़ने के बाद मैंने कहा नहीं, हार नहीं माननी है, मुझे कुछ करना है। और वो करते करते जब मैंने लिखना शुरू किया तो जिस रजिस्टर पे मैं नोट्स बनाती थी पीएचडी के, तो उसके पीछे कभी कभी अपनी पंक्तियां लिख दिया करती थी। अच्छा। तो वो आचार्य खेमचंद सुमन साहित्य अकादमी के अध्यक्ष थे, तो वो उसको चेक करते थे, तो उन्होंने उन पंक्तियों को भी पढ़ा। तो एक दिन मुझसे कहने लगे कि रमा ये तुम्हारी पंक्तियां हैं, ये तुमने लिखी हैं? मैंने कहा लिखी तो बाबूजी मैंने ही है। तो तुम तो बहुत अच्छा लिखती हो, तुम्हें संगीत आता है क्या? सब रिदम में है, मात्राओं में है। मैंने कहा हाँ बाबूजी, संगीत मेरा बीए तक विषय रहा है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक रहा, पर कान तो सदैव होते हैं ना। तो कहते हैं बहुत अच्छा लिखती हो, तो तुम गाजियाबाद में किसी के पास जाती क्यों नहीं हो? मैंने कहा कि मैं किसी को जानती नहीं हूँ गाजियाबाद में, मुझे 4-5 साल हो गए हैं, है ना। तो कहने लगा अब की मैं आऊंगा ना गोष्ठी में, तब तुम्हें लेकर चलूंगा। क्या बात। तब वो मेरे घर आए आचार्य खेमचंद सुमन जी, और मुझे फिर गोष्ठी में लेके गए। वहां फिर कई लोगों से मुलाकात हुई जो गाजियाबाद में इस समय तो है ही नहीं, कई लोग चले गए। गोपाल कृष्ण कौल नहीं रहे, सरस जी नहीं रहे, रमेश उपाध्याय जी नहीं रहे, एक अदीब साहब थे वो नहीं रहे, शम्स गाजियाबादी थे वो नहीं रहे, इशरत किरतपुरी थे वो नहीं रहे, है ना। तो बहुत सारे लोग इस समय नहीं हमारे बीच में, जिनके आज के बच्चे नाम भी नहीं जानते कि गाजियाबाद में कौन कौन से साहित्यकार थे। पर उस समय हरियंत चौधरी थे, जो चौधरी गोष्ठी कक्ष के अंतर्गत उन्होंने गोष्ठी कक्ष दे रखा था कि आप यहाँ सब आइए, महीने में एक बार जुड़िए और यहाँ गोष्ठी कीजिए। तो वहां उस गोष्ठी में जाते थे, तो गोष्ठी में सुनाते रहे, है ना, सुनते भी रहे, सुनाते भी रहे। तो यूं करते करते परिपक्वता आ गई, और सबसे पहला मंच मुझे आदरणीय कृष्ण मित्र जी ने दिया, लोक परिषद का, कि तुम आप इसमें आइए माता रमा जी, और आपको आज काव्य पाठ करना है। क्या बात। तो क्या बात। वहां से फिर मंच की शुरुआत हुई। तो ईश्वर की अनुकंपा है, माँ की कृपा है कि आज तक मंच चल रहे हैं, और निरंतर लेखनी भी चल रही है और जी मंच भी चल रहे हैं। बिल्कुल मैम, निरंतरता में चल रही है, और सिर्फ चल नहीं रही है, कमाल कर रही है आपकी लेखनी। जैसे आप स्पोर्ट्स में धमाल करती थी वैसे ही आपने लेखनी में जब चौके छक्के मारने शुरू किए तो कमाल कर दिया। स्तब्ध होकर के पूरा साहित्य समुदाय जो है वो आपको देखता है, और यकीनी तौर पर आज सभी हैरत में हैं कि इस मुस्कान के पीछे भी इतने दर्द छिपे हैं, इतनी तकलीफें, इतना मुस्कान के पीछे हमेशा दर्द होता है, दर्द होते हैं। वो बिल्कुल आपने उसके अंदर कहीं ना कहीं दर्द करवट लेता है, पर क्योंकि मुरझाए चेहरे को कोई देखना नहीं चाहता, इसे हमेशा हंसते हुए ही बाहर जाना चाहिए, हंसते हुए ही सबसे मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी हंसी सब देखेंगे। जी, उसी दर्द में, उसी टीस में शायद ये पंक्तियां निकली थी कि शहर सारा सो रहा होगा रमा, लेकिन आंख में अब भी किसी की रत जगा होगा। कहाँ से पंक्ति निकाल के लाई तो ये जो दर्द था, ये जो आलोड़न था भीतर, जो ये व्याकुलता थी, जब ये बहाव निकल गया तो फिर आप एकदम हल्के होकर के, प्रफुल्लित होकर के, आनंददायी क्षण जिस तरह से तलाशना आरंभ हुए, जिंदगी की छोटी छोटी बातों में खुशियां आपने तलाशी। आनंददायक क्षण तो मैं इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि जब मैं दिल्ली से यहाँ आई गाजियाबाद, है ना, तो उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, न खाना बनाने के बर्तन थे, न बिछाने के लिए बिस्तर थे, न पहनने के लिए कपड़े थे क्योंकि 8 साल में कुछ खरीदे नहीं गए थे, क्योंकि वहां यह असूल था कि अगर मेरे पति लाएंगे मेरे लिए तो घर में जितनी लड़कियां और महिलाएं हैं सबके लिए आएंगे। अब उससे तनख्वाह तो कम होती थी, तो कैसे लाते सबके लिए, तो मेरे लिए भी आना बंद हो गया। फिर लड़कियों के लिए एक चीज होती कि मायके जाती तो मायके से मिलता है, हम तो मायके भी नहीं गए कि भाई कहीं से कुछ तो हो। और जो मेरी साड़ियां घर में थी उस समय, वो मेरी जेठ की लड़कियां इतनी बड़ी थी कि वो पहन पहन के कॉलेज चली जाती थी। अरे पहले ये बड़ा होता था मैम, ये तो मतलब अधिकार था, इसमें मांगने की या पूछने की औपचारिकता जैसा तो मसला था ही नहीं, ये तो परिवारों में खूब चलता था। बिल्कुल। तो उसके बाद जो थी रही से वो भी चली गई 8 साल में। अब 8 साल में कितनी साड़ियां होंगी, है ना।
तो कुछ नहीं थी वो, भाई होता कि 10-11 साड़ी उस समय वहां से चढ़ती थी, 10-11 इधर से, तो 20-22, अब 8 साल में 22 साड़ी तो चली जाएंगी ना। तो अपने पास तो कुछ था ही नहीं, तो हम तो खाली हाथ आ गए। अब जब नौकरी करने के लिए आए, नौकरी पे जाना है, तो अपने पास तो कुछ है ही नहीं। तो मेरी मौसी गाजियाबाद में रहती थी, मैं उनके पास गई तो कहती है चल तुझे खरीदवा देती हूँ उधार। तो मैं उधार 3 साड़ियां लेके आई 150 रुपए में। तब फुल वॉल की साड़ियां चलती थी। तब 150 रुपए की 3 साड़ी लाई। वो 3 साड़ी क्योंकि उसमें प्रेस नहीं करनी पड़ती थी फुल वॉल पे, तो वो तीनों साड़ी एक दिन एक, एक दिन एक, एक दिन एक, ये पहन के मैं कॉलेज जाया करती थी। अरे क्या बात, क्या बात। मैम ये और बातें घर में बहुत गौण भी हो जाती हैं कहीं ना कहीं, जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है, विजन बड़ा हाँ, होता है, तो ये मैंने हम इन कभी नहीं चीजों को सोचा। प्राथमिकता देते भी नहीं अच्छा, हैं असल और में। ईश्वर की अनुकंपा ऐसी रही कि जिस हम्म कॉलेज में मैं रही ना, 25 साल अकेली लेडी लेक्चरर रही, क्या बाकी बात, सब मेल मेंबर थे। कोई क्या बात। 4th क्लास में नहीं थी महिला। तो मैं तो हम्म जो पहन के जाती वो उनके लिए बहुत अच्छा था। ये भी बात तो है मैम, ये एक एक पहलू है अलग। एक पहलू, अलग पहलू है ना, कि मुझे, मैं तो सोचती नहीं थी, वो भी नहीं सोचते कि रमा जी आज क्या पहन के आई है, रमा जी बहुत अच्छी लग रही है। मेरे मेरे इसे बालों का कहते हैं जो मैम कि सकारात्मकता कैसे तलाशी जाए, किसी भी माहौल में पॉजिटिव रहने का ये अचूक मंत्र है कि भाई हम अकेले ही थे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। और सबसे बहुत बड़ी चीज बढ़िया मैम। होती थी अपना, वो क्या देख, साड़ी नहीं देखते थे, आज रमा जी ने कैसा जूड़ा बनाया है। हाँ हाँ। क्योंकि बाल मेरे इतने लंबे थे, तो मैं तरह तरह के जूड़े आड़े चिक्की और बांध लेती थी, और फिर लगाया और चली गई। मतलब कई लोग सिर्फ जूड़ा देखने के लिए साइकिल चला चला के पास तक आते थे, क्या रमा जी का जूड़ा कैसा। अद्भुत। तो वो भी और समय उन्हीं था। रमा सिंह मैम ने, उन्हीं रमा जी ने जब मंचों पर अपनी दस्तक दी, बड़े बड़े भव्य आलिशान मंचों पर जब अपनी दस्तक दी, तो बहुत ही धमक के साथ जो है अपनी प्रस्तुति दी। मतलब सभी जो है चौंक गए थे कि ये कौन है और कहाँ से आई है और क्या कमाल का लेखन है। तो थोड़ा सा मंचों का अनुभव हमें जरूर बताएं, और मंचों का इस तौर पर भी कि तब के मंच और अब के मंचों का जो आपने एक लंबा अनुभव लिया है और जो फर्क महसूस किया है, वो जरूर जानना चाहेंगे आपसे। बहुत अंतर है अल्पना, तब के मंच में और आज के मंच में। हम्म मैं तुम्हें बताती हूँ, एक बार जब मैं दिनकर जी पे कार्य कर रही थी, तो मैंने काका हाथरसी जी का और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का, बच्चन जी का, इन सब का साक्षात्कार किया था मैंने। हम्म और तब ये लोग, ऐसे लोग मंच पे हुआ करते थे, तो काका हाथरसी पता है क्या कहते हैं, हम्म रमा सिंह अकेला मैं हास्य का कवि था, तो मैं पीछे दुबक के बैठता था। ये आगे दिनकर हैं, ये पंत हैं, ये मैथिशरण गुप्ते, राम कुमार वर्मा, ये सब बैठते थे। मैं इनके बीच में कहाँ, क्या ये बात। तो एक से एक बढ़ के हैं। मैं पीछे दुबक के हम्म बैठता था, मेरा समय आता था तो मैं डरते डरते आगे जाता था कि मुझे आज हम्म क्या सुनाना है इन लोगों के बीच में। आज जो क्या मंच कमाल। की स्थिति है, आज गीतकार पीछे दुबक के बैठता है, और सारे हास्य रंग वाले खुले बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं कि जिससे उनके अलावा तो कोई है ही नहीं, वही है मंच के हम्म साथ सर्वे सर्वा। बिल्कुल, तो ये मंच की विडंबना है स्थिति मैम। विडम्बना है। हम्म जिनके पास, जिनको साहित्य का स नहीं पता है, जिनको साहित्य का अर्थ नहीं पता है, जिसको साहित्य की परिभाषा नहीं पता है, वो आज मंच पे विराजमान हैं और बड़े बड़े लिफाफे लेकर जा रहे हैं। हम्म और जो अच्छा गीतकार है, वो बेचारा पीछे बैठा हुआ है, दुबका हुआ बैठा हुआ है। और कई गीतकार तो ऐसे अच्छे हैं कि इन सबको देखते हुए मंच पे ही नहीं आए कि हम अपने लेखन में ही ठीक हैं, क्योंकि हम्म हमें लटके झटके नाटक झाटक नहीं कर सकते मंच के, तो हम वहां से हम्म अलग ही ठीक है, हम्म तो वो नहीं और एक आए। ये भी रहा है मैम कि मंच पर जो हैं और मंच से इतर जो हैं, उन दोनों में एक हाँ विरोधाभास और टकराव हमेशा बना रहा। मंच पर जो हैं वो हाँ मंच से इतर जो लोग हैं उन्हें उतना महत्व नहीं देते, और मंच से इतर जो हैं जो अपने लेखन में लगे हैं, उन लोगों के लिए मंच पर हाँ। आने वाले लोग जो हैं हल्के लोग हैं। अल्पना आपको अल्पना इस बारे में। इसमें एक चीज होती है, हम्म हम लोग ना झूठा ईगो लेके बैठते हैं, एक हाँ अहंकार है झूठा। जो हम्म मंच वाला सोचता है कि मैं जो लिख रहा हूँ मैं ही लिख रहा हूँ, हम्म है ना। और हम्म जो हम्म वास्तविक रचनाकार है, उसको पता है कि जो मैं लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ। क्या बात। वो अपने स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए आगे नहीं आते कि हमारा स्वाभिमान ना जाए इन लोगों के बीच में। हम्म पर ये जो टकराव इसलिए है क्योंकि जैसे अभी छंदबद्ध छंद मुक्त का चल रहा है, छंद हम्म बद्ध वाले हैं, वो छंद में लिख रहे हैं,
पर छंद मुक्त वाले हैं, जब उनको लिखना ही नहीं आएगा, छंद ही नहीं पता होगा, तो आप कैसे छंद में लिख दोगे? छंद में लिखने के लिए एक आंतरिक संगीत का होना बहुत जरूरी है। छंद के लिए एक आंतरिक लय का होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी गीत लिखते हैं ना, तो अंदर एक लय चलती है, और जब वो लय चलती है तभी आप वो गीत लिख सकते हैं, तभी आप वो गजल कह सकते हैं, वरना तो आप नहीं कह सकते। पर मुक्त छंद में तो आपने कुछ भी लिख दिया, आपने एक छोटी शब्द पंज लिख दी और फिर एक बड़ा सा लिख दिया, तो उसके अंदर सब कुछ चल रहा है। और छंद मुक्त छंद में भी अंतर है। छंद मुक्त जिसमें छंद ही नहीं है किसी भी रूप में, आप पूरा गद्य लिख दीजिए, है ना, मेरा वो सामान लौटा दो, अब उसका गद्य में गीत में पढ़ दीजिए, तो आप पढ़ दिया साहब। गुलजार का बहुत प्रसिद्ध गीत है, तो वो गीत कहाँ है ये तो बता दो, है? और उसको पढ़ने का जो अंदाज है, उससे वो गीत बन गया, है ना। और मंचों की एक ये भी बात रही कि आप, मुझे लगता है कि इस पूरी पीढ़ी में मतलब आप हैं या दो चार और हम महिला रचनाकारों को देख सकते हैं जो मंचों पर रही। मंचों पर कवयित्रियों की संख्या इतनी कम होने का आप क्या कारण स्वीकार करते हैं? नहीं, इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताती हूँ अल्पना, कि जो मंच है, इस मंच पर पहले अच्छी कवियत्रियां आती हैं, पर देखो आज एक घटना बताती हूँ कि जब मैं पथ के साथी पढ़ा रही थी, तो जब महादेवी जी ने सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में लिखा उसके अंदर, तो सुभद्रा जी ने ये कहा कि मैंने ही महादेवी को मंच पे आने से मना कर दिया था। अच्छा। क्योंकि एक कवि ने ऐसा कटाक्ष किया था, वो मुझे महादेवी के लिए अच्छा नहीं लगा। और मैंने कहा महादेवी अब तुम मंच पे नहीं आओगी, तुम्हारा घर बार मैं देखूंगी, जिस चीज की कमी हो मुझे बताना। अच्छा। तो ये पुरुषों का तो शुरू से कटाक्ष करना आदत रहा है, और ये करते रहेंगे, इससे नहीं चूकेंगे। और जब मैं भी मंच पे आई थी, तो मैं तो अपना लिखा हुआ लेकर आई थी, किसी की उंगली पकड़ कर नहीं आई थी, तो ऐसा आंखों से देख के एक्सरे करते थे कि उनको मतलब मैं महसूस करती थी जैसे अंदर कहाँ तक पहुंच जाएंगे ये, पर मैंने अंतर तक उनको पहुंचने नहीं दिया। क्या बात। हाँ, दूरी बना के रखी, किसी से बातचीत मैंने नहीं की। एक दूरी की, आप इतनी दूर रहेंगे और तमीज से मुझसे बात करेंगे। और ये पता नहीं किसने पहले फैला दिया था कि रमा सिंह वॉलीबॉल की प्लेयर है, मारेगी, इससे सब डरते थे। जी, है ना? जी। और मुझे हूट करवाने के लिए कभी मुझे ओम प्रकाश आदित्य के पीछे खड़ा करते थे, बाद में कभी मुझे बीकानेरी के बाद करते थे, कभी हुल्लड़ मुरादाबादी के बाद खड़ा करते थे, जो भी संचालन कर रहा है, कि ये हूट हो जाए और मंच पे आना छोड़ दे। पर मेरी माँ कहती थी जब आप मैदान में उतरते हैं तो हर प्रकार की चीजें आपके पास होनी चाहिए युद्ध करने के लिए। तो मेरे तर्कस में भी हर प्रकार के तीर्थ है। तो मैं पहले जनता के नब्ज पकड़ती थी कि जनता ने अभी क्या सुना है, तो उसी से मिलता जुलता कुछ सुनाना है, फिर अपनी बात सुनानी है। तो वहां जब मैंने नब्ज पकड़ा, तो नब्ज पकड़ के मैं चल गई, और ये लोग मुझे हटा नहीं पाए मंच से। लाख कोशिश कर ली, तो ये मुझे मंच से हटा नहीं पाए। एक जगह की बात है रेणुकूट की। हम वही मैं जानना चाह रही थी, कोई ऐसा प्रसंग जो है। रेणुकूट की बात है, तो वहां पर दो दिन कार्यक्रम होते हैं, दो फैक्ट्री उनकी अलग अलग होते हैं। तो एक दिन अधिकारियों के लिए होते हैं, एक दिन लेबर्स के लिए होते हैं। तो वहां पे कार्यक्रम था, तो वहां एक बहुत अच्छे हमारे माननीय है, सम्माननीय है, वो रहे नहीं, इससे माननीय सम्माननीय है, तो वो संचालन कर रहे थे। तो उन्होंने संचालन करके इतनी अभद्र तरीके से मुझे आमंत्रित किया कि मुझे तन बदन, और अकेली कवियत्री थी मैं, और मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने जनता से कहा कि मैं भी प्रोफेसर हूँ, और एक प्रोफेसर आज संचालन कर रहे हैं, पर उनकी सोच में मेरी सोच में अंतर आपको तब पता चलेगा जब आप शांतिपूर्वक मुझे सुनेंगे। मैं आपको 2 मुक्तक सुनाती हूँ, अगर वो मुक्तक आपको अच्छे लगेंगे तो आगे गीत तक चलूंगी, और अगर मुक्तक आपको नहीं अच्छे लगे तो मैं गीत नहीं सुनाऊंगी। और मैंने कहा कि रमा सिंह, इस समय आप देशभक्ति का गीत उतारेंगी, अपने मन में सोचा तो ज्यादा अच्छा है। और मैंने 2 मुक्तक देशभक्ति के उतार दिए। क्या बात।
जनता तो उठ के ताली बजा के ऐसी शुरू हो गई। और उसके बाद मैंने गीत उतारा, गीत की रिदम के साथ जुड़ गई, दे तालियां दे तालियां दे तालियां। तो फिर मुझे लगा कि रमा सिंह तुम तो गढ़ जीत गई। ये लोग कितना भी उखाड़ना चाहें, पर अगर तुम्हारे पास दम है, सुनाने का दम और लिखने का दम दोनों है, तो तुम्हें कोई नहीं उखाड़ पाएगा। वहीं से पैर जमने ऐसे शुरू हुए कि वो पैर मेरे कोई नहीं उखाड़ पाया। क्या बात है मैम, बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल पूरी उससे रही हैं उस पटल पर और मंचों पर। जिस तरह से आपने एक, मुझे ध्यान आ रहा है, एक संस्मरण सुनाया था, बहुत ही रोचक था आपके कवि सम्मेलनों में से ही, जब ट्रेन रोक दी गई थी आपके लिए और इस तरह का कोई वो जरूर हमारे दर्शकों और श्रोताओं को जरूर सुनाए, जब आपके लिए ट्रेन रोक दी गई थी जी। ये अशोकनगर के पास गुना है, गुना का कार्यक्रम था। और ये जो कुमार विश्वास है, इनके भाई वहां पे इंग्लिश के लेक्चरर थे। तो इन्होंने वहाँ कार्यक्रम कराया था। तो उनको तो ये पता था भाई मैं गाजियाबाद से और दिल्ली से लोगों को बुला लूंगा तो आ जाएंगे। और उसको शौक भी था लिखने का, अभी भी वो मेरठ यूनिवर्सिटी में इंग्लिश का हेड है यूनिवर्सिटी में। तो हम लोग वहाँ गए, और वहाँ गए तो फिर वही संचालन किसी और के हाथ में था। तो उन्होंने ये कहा कि जब मैं खड़ी हुई तो ये क्या है, ये तो प्रेम के गीत गाएंगी। मैंने मुड़ के देखा, क्या हाँ, और मैंने कहा अच्छा बस। और मैंने सामने कहा कि भैया ऐसा है कि मैं हर प्रकार के गीत लिखती हूँ, पर आज प्रेम का गीत दूसरे दौर में, क्योंकि तब दौर होते थे, 2 दौर 3 दौर होते थे, सुबह 6 बजे तक चलता था कार्यक्रम। ये आज की तरह नहीं 1-1.5 घंटे का। उस समय रात को 9 बजे शुरू होकर सुबह 6 साढ़े 6 बजे भी मुश्किल से खत्म होता था। 2-2 3-3 दौर चलते थे और जनता उमड़ी बैठ। यहाँ तक कि अनूप शहर में हम गए, इतनी बारिश, उकड़ू बैठी, छतरी रखे पर जनता सुन रही है गीत चांदनी में। क्या बात। तो ये जो स्थितियां थी, तो वहां मैंने कहा कि अब मैं दूसरे दौर में प्रेम का गीत सुनाऊंगी, पहले आप देशभक्ति का गीत सुनिए। और वहां मैंने देशभक्ति के गीत उतारे और जनता को बहुत पसंद आए। अब मैं बैठ गई। अब दूसरे दौर में उन्होंने सब बिठा रखा कि भाई जब पढ़वाएगा संचालक तभी तो होगी। अब देर हो रही थी तो मैंने आयोजक से कहा कि भैया मेरा समय हो गया, मेरी ट्रेन आने वाली है और मेरा जा रही हूँ मैं। तो उन्होंने उससे कहा कि नहीं, इनको रमा जी को पहले पढ़वा दो। तो मैंने कहा नहीं मैं पढ़ूंगी, तब तक तो ट्रेन निकल जाएगी मेरी। वहां से स्टेशन 15 मिनट की दूरी पे था। तो मैंने कहा ये 95-96 की बात है शायद, है ना। तो मैंने कहा मैं वहां जो है ट्रेन निकल जाएगी। तो नीचे से बोले ट्रेन तो हम रुकवा सकते हैं जी। अच्छा, ट्रेन तो हम रुकवा देंगे, आप दर्शकों ने कहा जी, जब तक आप प्रेम गीत नहीं पढ़ेंगी तब तक आप यहाँ से नहीं जाएंगी। क्या बात। मैंने कहा ठीक है। अब उनमें से वास्तव में कौन गया क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर मैंने प्रेम गीत पढ़ा क्योंकि वो लोग लेट गए थे। आगे के जो श्रोता थे वो आके वो सीढ़ियों के पास लेट गए कि आप जाएंगी तो हमारे ऊपर पैर रख के जाएंगी। क्या बात, क्या बात है। तो मैंने कहा कि नहीं आप उठिए, उठ के बैठिए, मैं प्रेम गीत सुना रही हूँ। फिर मैंने 2-4 प्रेम के उनको मुक्तक सुनाए और मुक्तक के बाद फिर मैंने प्रेम गीत सुनाया। और तब वो लोग लेके मुझे भाग के, वास्तव में ट्रेन आधे घंटे खड़ी रही, तब मुझे ट्रेन लेके वहां से चली। क्या बात, क्या बात है। उस समय की बातें कुछ और हुआ करती थी। आजकल क्या बातें, आजकल तो फेसबुक और व्हाट्सएप पे 4-4 शेर डाल के आप महाकवि हो गए। हम लोग के समय तो ना व्हाट्सएप थे ना हमारे पास क्या कहते हैं फेसबुक था। हम तो कोई लिख के भेज भी नहीं सकते। हम तो आपस में सलाह मशवरा, ट्रेन में बस में जब इकट्ठे 4-5 कवि जा रहे हैं तो उस समय हम लोग आपस में सलाह मशवरा करते थे और अपनी अपनी सुनाते थे। और सुनाने के बाद जो है उनको ठीक करते थे। अगर किसी को और का तो हम एक शब्द वहां बदल दिया, उसे मेरे इसमें बदल दिया, तो बात अलग हो जाती। और आपने तो मैम विदेश यात्राएं भी बहुत की हैं, कितने ही देशों की यात्राएं आपने की हैं। तो बाहर जाने पर मतलब पहला वो आपका विदेश यात्रा का संस्मरण जरूर जानना चाहूंगी। कुछ तो लगा होगा कि अरे बाहर जाना है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, तो वो जरूर बताएं हमें। नहीं, ऐसा था कि मैं क्या था कि वो भी बहुत रोचक किस्सा है। मेरे कॉलेज में मेरे प्रिंसिपल से झगड़ा चल रहा था। अच्छा। और हाँ, और मतलब उस समय की बचकानी चीज है। अब क्योंकि स्टाफ हो यूनियन हो जाती है, 2 दल बन जाते हैं कॉलेज में भी शिक्षकों के। तो उस समय मैं प्रेसिडेंट थी अपनी यूनियन की, है ना, अकेली थी मैं प्रेसिडेंट थी। तो उस समय ये हुआ कि ये कॉलेज में प्रिंसिपल हमारी बात नहीं मानते हैं और इसको वहां से जितने यूडीसी से पैसा आता है सब इधर उधर खर्च कर देते हैं। इसको
ग्रांट रुकवानी है यूजीसी की, अच्छा। है ना। तो क्या वो कहने लगा कि आप जाके, प्रलंकर अखबार निकलता था उस समय गाजियाबाद से, तिलूराम कंबोज जी का, तो उसमें ही आप दीजिए, न्यूज दीजिए, है ना, शिक्षकों की तरफ से। तो मैं वो न्यूज देने के लिए प्रलंकर के अखबार में गई। अब जानते तो सब थे मुझे, भाई जी। काव्य पाठ करती थी, लोगों के बीच में रहती थी, चौधरी गोष्ठी कक्ष में। तो मैं वहां गई तो उन्होंने न्यूज देखी, रख दी, आपको मॉरिशस चलना है। देखिए कंबोज जी ऐसी बात कर रहे हैं जैसे पड़ोस के घर में जाना है। कहते नहीं, हमने कुछ लोगों का सिलेक्शन किया है, उसमें आप भी हैं, डॉक्टर गोयल बेचैन भी हैं, और शिव कुमार गोयल हैं, कृष्ण मित्र जी हैं। इस प्रकार से हमने कुछ लोगों का सिलेक्शन किया और आपको चलना है। तो यूं करके विदेश जाने की बात बनी। अब विदेश जाने के लिए पासपोर्ट होगा चाहिए, हमारा पासपोर्ट नहीं था। उन्होंने ही 4 दिन में पासपोर्ट बनवाया हमारा। 4 दिन में हम लोगों का पासपोर्ट बन, मेरा और डॉक्टर कुंवर बेचैन का, वो भी जो लोग थे सबका पासपोर्ट बन के आया। और फिर हम लोग, ज्ञानी जेल सिंह जी का डेलीगेशन था, 150 वर्ष हो गए थे यहाँ से भारतीयों को गए हुए, उसका वहां पे, हाँ, उसका सेलिब्रेशन था वहां पर। तो यहाँ से 150 ही लोग गए थे चार्टर्ड प्लेन में। तो उसमें हम गए थे चार्टर्ड प्लेन में। और मतलब पहली बार हवाई जहाज में बैठ रहे थे, उसके पहले कभी बैठे ही नहीं थे। और हम तो अभी तक ही नहीं बैठे मैम, बताइए। तो उसके बाद तो बहुत उड़ लिए, पर वो पहली बार जाने का था, तो हम लोगों को समझ ही नहीं आता क्या क्या चीजें जाएंगी, कितना वजन होता है, कैसे ले जाना है, और पैसे भी साथ जाएंगे नहीं जाएंगे क्या, मतलब बड़ी असमंजस वाली स्थिति थी। फिर बाद में हम लोग को एक लिस्ट आई, एक अग्रवाल जी थे जिनके थ्रू हम जा रहे थे, उन्होंने लिस्ट भेजी कि भाई ऐसा ऐसा इतना जाएगा सामान है। और उसमें वीआईपी की अटैची चलती थी भारी वाली, उनका ही वजन इतना होता था, तो आप कपड़े कहाँ रखेंगे अपने। जी जी जी। उसके वजन में आधे से ज्यादा वजन तो वही मतलब उसके साथ चला जाता था। खैर फिर हम लोग गए, तो हम लोग का गेट टुगेदर हुआ। तो हमारी जो मतलब मिनिस्टर के तौर पे इंदिरा गांधी जी ने रामदुलारी सिन्हा जी, जो रिश्ते में मेरी नानी जी होती थी, और ये उदय प्रताप जी है, उन्हीं के मेरे खोए भटके भाई मिले अभी 5-7 दिन पहले। हाँ, आपने बताया था मैम। हाँ। तो उनसे कह के फिर जब ये कंबोज जी और शिव कुमार गोयल जी को पता चला कि भाई वो तो रिश्ते में इनकी नानी है। और मैं क्या करती, कोई अगर मुझे ये कहता था कि वो मंत्री है, मंत्री ने बुलाया, तो भाई मंत्री होगा अपने घर का, मैं नहीं जाती। क्योंकि मंत्री के एक अलग ढंग होते हैं। नानी बन के बुलाओगी तो आ जाऊंगी, नानी तो नानी है भाई, नानी के घर तो दौड़ के जाते हैं, दादी के घर। तो जब उन्होंने नानी बन के मुझे बुलाया, तो मैं उनके पास गई। फिर इन सब ने कहा कि भाई उनसे माइक लेके हम लोग कार्यक्रम करेंगे। तो फिर उनसे माइक लेके हमने 5-5.5 घंटे पूरा कवि सम्मेलन, चुटकुले, लोकगीत, जिसको जो आता था 150 लोगों में सब लोगों ने सुनाया। तो मेरे 5-5.5 घंटे उस हवाई जहाज में कहाँ बीत गए ये हमें पता ही नहीं चला। तो वो जो हम लोगों का जाने का था, फिर वहां उतरे तो वहां एक चीज का बड़ा मजा आया। जब उतर के गए तो सबको घरों में रुकवा रहे थे, तो मैं अकेली थी, डॉक्टर कुंवर बेचैन अकेले थे, और एक मिसेस संधू थी, वो अकेली थी। तो डॉक्टर कुंवर बेचैन को वहां एक वो सूर्य कुमार है, उनके घर रुकवा दिया था। मैं और मिसेस संधू एक साथ रुके एक जगह आश्रम में। अब वो कालवासा आश्रम है, कालवासा आश्रम था, अब वो स्वामी कृष्णानंद आश्रम हो गया है। तो उसमें हम लोग रुके। तो वहां जब ये सबको खाना खिला के, जो वहां के थे आयोजक, जब वो खाना खाने बैठे, तो मैंने ऐसे ही देखा मैं कि ये लोग अकेले खाना खा रहे हैं, हम सब खा के अपने कमरे में आ गए हैं, तो मुझे जाके इनको खाना खिलाना चाहिए। तो मैं उनको खाना खिलाने चली गई। और खाना, अरे रमा जी बैठो, आप क्या खाना है? मैं अपने घर में भी तो सबको परोसती हूँ, आपने हमें परोस के खिलाया, मैं आपको परोस के खिलाऊंगी। तो जो एक आत्मीयता की बात होती है, ऐसा आदमी हुआ जब वो धनदेव बहादुर, जो ओएसडी थे वहां के प्राइम मिनिस्टर के, अनिरुद्ध जगन्नाथ जी के, वो उठे, हाथ धोते धोते उन्होंने वो गुनगुनाया, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। इसकी अगली पंक्ति मैंने गुनगुना दी, क्योंकि मैं मायके में शाखा पे जाया करती थी, छोटी थी शाखा, बीच में पढ़ती थी, वहाँ एक्सरसाइज होते थे, वहां पे तलवार चलाना, लाठी चलाना, बल्लम चलाना सब सिखाते थे, हम वो सीख लेते थे वहां अंदर घुस के। अच्छा, परिवार का नाम इतना था, कोई रोकता नहीं था, भैया उनकी लड़की आई है, ये उनकी देवती आई है। तो हमने लाठी चलाना, तलवार चलाना, बल्लम चलाना सब सीखा वहां पर। क्या बात। तो उसके साथ साथ गीत भी सीखे, आह्वान के गीत,
है ना, कि स्वतंत्रता का मूल्य प्राण है, देखे कौन चुकाता है, देखे कौन सुमन शैया कंटक पथ पर आता है क्या ना। बात, ये क्या भी बात। कोरस में गाते थे। हिंद भगवा भगवा लह लह लहराए, हिंदू विजय ध्वज जग जय पाए। ये उस समय के गीत हुआ करते थे, है ना। तो हमने ये कोरस बहुत गाए थे। तो वह उनके साथ जब मैंने स्वर में स्वर मिलाया, तो यो घूम के देखा धनदेव बहादुर ने, रमा जी आप देखिए हमारे तो स्वर मिल गए भाई, एक स्वर मिला क्या बात है। तो सच में जी, जी। अल्पना वो स्वर ऐसे मिले कि 1985 में 31 दिसंबर को वहां के 9 मंत्री मेरे घर में नीचे गद्दा बिछा के सो रहे थे। अरे क्या वो बात उनमें है। से कोई भी भारत आता था तो पहले मुझे फोन करता था कि रमा जी हम आ रहे हैं और आपसे मिलना है। तो क्या या तो बात। वो गाजियाबाद आते या मैं जाती थी। वो कहते वो तो आपका मायका है, क्योंकि वहां जाके मैं भोजपुरी बोलने लगी थी। क्योंकि मेरी नानी छपरा की थी, तो वो कुछ कुछ बोलती थी, मैंने शब्द याद कर लिए 2 दिन में, और वहां सबके साथ भोजपुरी में बात करती थी मैं। क्या बात, क्या बात। तो वो सब ऐसे मेरे हो गए, बिल्कुल मेरा मायका ही हो गया वो, है ना। बहुत ही और बढ़िया, बहुत ही उनके साथ बहुत अच्छा कमाल का मैंने वो प्रसंग। जिया, और वहां का समय बहुत अच्छा बीता। दिन भर मीटिंग करना, शाम को गोष्ठियां करना, और वहां पे ढोलक बजा के हनुमान चालीसा गाना, कि भाई, क्या बात, है ना, रात को 1-1 क्या बात। डेढ़ 2-2 बजे तक खूब एंजॉय किया। मतलब मॉरिशस जी, की जी, जिंदगी अलग प्रकार की थी। जी। वहां जोसेफ कुंवर बेचैन जी की आपने बात की, तो उन्होंने आपके गीतों के बारे में एक जगह कहा है कि डॉक्टर रमा के गीत ऐसे अनुभवों, विचारों, अभिव्यंजनाओं और अव्यक्त परंपराओं के शिलालेख हैं कि वे अंधकार के काले पत्थरों पर सुनहरे रंग से लिखे गए हैं। क्या बात है, ये कहाँ तो से निकाल के लाई, वाकई मुझे तो आपके पढ़ने में नहीं गीतों आया। में ये इस तरह से था कि डॉक्टर रमा के गीत ऐसे अनुभवों, विचारों, अभिव्यंजनाओं और अव्यक्त संपदाओं के शिलालेख हैं जो अंधकार के काले पत्थरों पर सुनहरे रंग से लिखे गए हैं, जो कभी मिट नहीं सकता। तो वाकई आपके गीतों का रंग जो होता है ना मैम, वो चढ़ जाता है, बस वो उतरता नहीं है। फिर कमाल के रंग लिए हुए होते हैं आपके गीत। तो एक गीत हो जाए इस समय कोई भी, हालांकि मेरा पसंदीदा तो वही है, चलो रे कौन सा? भैया चलो चलो गांव चले, लेकिन आज कुछ अलग मिजाज का कोई प्रेम गीत अगर आप सुनाना चाहें कुछ। प्रेम गीत सुनना चाहते हो तो सबसे पहला जी, प्रेम गीत जो मैंने वही सुनाया था जी, वो सुनाता, है ना। हाँ, बिल्कुल। इतने सालों बाद सुनाऊंगी तो याद भी नहीं है, एक बार देख लूं जरा। ये जितना भी सुनाती हूँ। आपको याद है, बिल्कुल। प्यार दूं आज तुझे अपना अनोखा प्यार दूं, और हृदय की धड़कनों को प्रीत के गीत में भीगी हुई झनकार दूं, आ तुझे अपना अनोखा प्यार दूं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। भोर की पहली किरण बन चूम लूं, भोर की पहली किरण बन चूम लूं, मन निलय में ज्योति बन कर घूम लूं, वाह, डालियों पर पात जैसी झूम लूं, डालियों पर पात जैसी झूम लूं, तो बसंती पवन बनकर यदि मिले, तो आहा, बसंती पवन बनकर यदि मिले, मैं सुरभि का अनछुआ उपहार दूं, क्या बात। तुझे अपना अनोखा प्यार दूं, और हृदय की धड़कनों को प्रीत के गीत में भीगी हुई झनकार दूं, तुझे अपना अनोखा प्यार दूं। दूसरा बंद है। जी, मैं थिरक लूं झूमते जल की तरह, और ठुमकूं
प्यार के पल की तरह। वाह, मैं थिरक लूं झूमते जल की तरह, और ठुमकों प्यार के पल की तरह। खूब महकूं आज भी कल की तरह, क्या बात। खूब महकूं आज भी कल की तरह। हार जाऊं मैं भले ही पर तुझे, हार जाऊं मैं भले ही पर तुझे, आ चहकती जीत का अधिकार दूं। क्या बात। आ तुझे अपना अनोखा प्यार दूं। आहा, हृदय के धड़कनों को प्रीत के गीत में भीगी हुई झनकार दूं। आ तुझे अपना अनोखा प्यार दूं। अंतिम बंद क्या करती बात। हूँ। जी जी जी। मैं सुबह के व्योम का कलरव बनूं, मैं सुबह के व्योम का कलरव बनूं, और तेरा प्यार भी अभिनव बनूं। आहा, क्या बात। मैं सुबह के व्योम का कलरव बनूं, और तेरा प्यार भी अभिनव बनूं। धूप या फिर छाँव का अनुभव बनूं, वाह। धूप या फिर छाँव का अनुभव बनूं। आ प्रणय की मधुर बेला में तुझे, आ प्रणय की मधुर बेला में तुझे, चितवनों का नव मदिर संसार दूं। क्या बात। तुझे अपना अनोखा प्यार दूं। हृदय के धड़कनों को प्रीत के गीत में भीगी हुई झनकार दूं। आ तुझे अपना अनोखा प्यार दूं। अद्भुत 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 मैम, कमाल, अद्भुत। अल्पना, और जब मैं जी शुरू जी में मैम। मंच पे गीत सुनाती थी ना, तो कुछ लोग मुझे कहते थे, आप गीत लिखने के बाद क्या बॉम्बे जाती हैं? मैंने कहा क्यों? नहीं नहीं, हम पूछ रहे हैं, उत्तर दीजिए। जी आप जी। क्या बम्बई जाती हैं? मैंने कहा नहीं। देखिए क्यों? हमें लगता है आप कल्याण जी आनंद जी से ना गीत की धुन बनवा के लाती हैं। वाकई लग रहा मैम, मैं यही बात कहने वाली थी कि जो फिल्मों में धुनें, बिल्कुल बिल्कुल अनोखी धुन है ये, बिल्कुल अनोखी। अगर इस धुन के साथ ही इसी गीत को अगर रखा जाए ना किसी भी फिल्म में तो कमाल होगा, बहुत ही कमाल तो की धुन है। तो मेरे गीत तो मेरी धुन अंदर चलती है, प्रेम की लय अलग चलती है, वो अंदर बिल्कुल चलती ही मैम। रहती है बस, है ना? और वो इस प्रकार आपकी से गजलें भी उतनी ही कमाल की होती हैं, गजलों की रिदम भी बहुत ही अद्भुत होती है। तो मैं एक गजल के लिए आपसे आग्रह करूंगी मैम कि आप गजल भी जरूर सुनाएं, कोई भी एक गजल। और हालांकि आपके बारे में तो बातचीत का सिलसिला अंतहीन है, आपको बहुत कम समय में समेट पाना संभव है ही नहीं, तो हम बेशक नहीं से एक नहीं, भाग और करेंगे आपके बारे में। अभी तो हाँ कितनी बातें ठीक है, छूट रही हैं आपसे करने को, बहुत सी बातें, मुझे भी पता लेकिन है, ये मुझे गजल जरूर मैं आपसे सुनना चाहूंगी। उसके पहले मैं एक दो एक मतला और एक शेर कहती हूँ जी, कि निशा। अश्क को जिस दिन से पीना आ गया, हाँ हाँ, मेरा अश्क पसंदीदा को मैम। अश्क को जिस दिन से पीना आ गया, बस मुझे उस दिन से जीना आ गया। क्या बात, क्या बात। अश्क को जिस दिन से पीना आ गया, बस मुझे उस दिन से जीना आ गया। और कैसे कह दूं मैं जहां के सामने, हम्म। कैसे कह दूं मैं जहां के सामने, दिल की मुंदरी में नगीना आ गया। हाय हाय हाय, क्या कमाल का प्रयोग है मैम, दिल की मुंदरी में कैसे नगीना आ कह दूं गया। मैं जहां के सामने, दिल की हम्म। मुंदरी में नगीना आ गया। अब तुम कह रहे थे इसके शेर और सुन ही लो, मुझे भी जी अच्छा जी, लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद मैम, इरशाद। दिल की मुंदरी में नगीना आ गया, और भी सुंदर लगेगा चांद अब। हम्म।
और भी सुंदर लगेगा चांदब, मुख पे ये आंचल जो झीना आ गया। आहा, क्या कमाल, और भी सुंदर क्या बात। लगेगा चांदब, मुख पे ये आंचल जो झीना आ गया, और पोंछ ले तू अश्क अब तो मुस्कुरा, पोंछ ले तू अश्क अब तो मुस्कुरा, देख साहिल पे सफीना आ गया। वाह वाह वाह, पोंछ ले तू बहुत खूब, अश्क बहुत अब तो खूब। मुस्कुरा, देख साहिल पे साहिल पे सफीना आ सफीना गया। आ गया। और सारे जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं ये सब दिल जले हैं, जितने जुड़े हुए हैं। जी जी, क्योंकि साहित्य बिना दिल जलाए नहीं लिखा जाता। नहीं हो सकता, बिल्कुल। इसे इन सबको एक शेर समर्पित करती हूँ कि प्यार की ये आँच भी क्या आँच है, प्यार की ये आँच भी क्या आँच है, अच्छी अच्छों को पसीना आ गया। हाय 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 हाय, क्या बात है, प्यार की आँच भी क्या आँच है, आँच है, अच्छी अच्छे अच्छों को पसीना आ अच्छे गया। अच्छों को पसीना आ गया। लाजवाब और लाजवाब। अच्छे अच्छों को पसीना आ गया। और गजल का मक्ता कहती हूँ कि ए रमा जब से मिली तुझको गजल, ए रमा जब से मिली तुझको गजल, बात कहने का करीना आ गया। ए रमा जब से मिली तुझको गजल, बात कहने का करीना आ गया। वाह वाह और वाह, क्या बात है, क्या बात। पढ़ती हूँ एक तरन्नुम रिदम में जरूर हो जाए मैम, गा करके। जी बिल्कुल पढ़ रही हूँ। ये बीच में क्यों आ गया है, कुछ गड़बड़ आ गया है यहाँ पर मेरे इसके, तो मेरी आवाज आ रही ना अब तक? तकनीकी, हाँ जी बिल्कुल आ रही है। ये तकनीकी दुनिया है मैम, ये एक माया जाल है, एक भ्रम है, यहाँ सब चलता रहता है ऐसा। तो ये गजल पढ़ती हूँ आपके आगे, देखिएगा। स्वागत। तुम हुए क्या दूर मुझसे, तुम हुए क्या दूर मुझसे, चुप्पियां रोने लगी। तुम हुए क्या दूर मुझसे, चुप्पियां रोने लगी। आँख में उमड़ी घुमड़ कर बदलियां रोने लगी। क्या बात, क्या बात। में उमड़ी घुमड़ कर बदलियां रोने लगी। तुम हुए क्या दूर मुझसे। शेर देखिएगा। जी। मैंने छीना इश्क के दीवानों का सुख चैन ही, मैंने छीना इश्क के दीवानों का सुख चैन ही। ये कहा और इतना कह कर, ये कहा और इतना कह कर दूरियां रोने लगी। ये कहा और इतना कह कर दूरियां रोने लगी। तुम हुए क्या दूर मुझसे। अगला शेर देखिए। राह तकते तकते बीती है हमारी उम्र भी, राह तकते तकते बीती है हमारी उम्र भी। मछलियां तड़पी पलक की, मछलियां तड़पी पलक की, खिड़कियां रोने लगी। क्या बात। मछलियां तड़पी पलक की, मछलियां रोने लगी। तुम हुए क्या दूर मुझसे। अगला शेर। जी। छोड़ कर जाना ही था तो सांस बनकर क्यों जिए। आहा आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। छोड़ कर जाना ही था तो सांस बनकर क्यों जिए। जिंदगी से ये कहा और जिंदगी से ये कहा, और बेंदियां रोने लगी। लाजवाब।
जिंदगी से ये कहा और बेंदिया रोने लगी, तुम हुए क्या दूर मुझसे। क्या अंतिम बात। क्या कह जी। रही हूँ? आंधियों के पाँव की आहट को सुनकर ए रमा, आंधियों के आंधियों पाँव। के पाँव की आहट को सुनकर ए रमा, फूल भी सहमे हुए, ये फूल भी सहमे हुए, तितलियां रोने क्या बात लगी, है, क्या बात, फूल भी क्या बात, सहमे हुए, क्या बात। तितलियां रोने लगी, तुम हुए क्या दूर मुझसे, चुप्पियां रोने लगी, आंख में उमड़ी घुमड़ कर बदलियां रोने लगी, वाह वाह, तुम हुए क्या दूर मुझसे। अद्भुत 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 मैम, अद्भुत, प्रणम्य शख्सियत आप वाकई। नमन है आपकी लेखनी को, आपके व्यक्तित्व को। आदरणीय मधु चतुर्वेदी जी अभी तक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अनुपमा क्या पांडे बात है, भारतीय क्या जी बात है, लगातार जुड़ी हुई हैं, क्या डॉक्टर बात माला है। कपूर लगातार जुड़ी हुई हैं, प्रकाश नागौरी जी जो हैं वो लगातार जुड़े हुए सबको हैं, नमन नीलम करती वर्मा हूँ, जी, सबको नमन करती हूँ। डॉक्टर विजेंद्र पाल शर्मा जी जुड़े हुए हैं। तो हाँ जी। हालांकि हमें संक्षिप्त करना पड़ रहा है, हम चाह नहीं रहे बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बहुत कुछ तो टाइम हो गया, बहुत मजबूरियां समय रही हो होंगी। गया। कुछ तो मजबूरियां बस रही चलते होंगी। चलते जो है, रमा सिंह जी, डॉक्टर रमा सिंह एक माँ है और बहुत कामयाब माँ है, मेरा ऐसा मानना है। आपकी एक बिटिया जो है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाए हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन, हंसा जी हमारे साथ जुड़ी हुई भी थी, और एक और बिटिया जो है वो शायद मेरे ख्याल से आदमी आईटी में, उसमें आईटी में, आईटी आईटी सेल इंडस्ट्री से, में। आईटी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। तो हाँ, हरीश नवल सर कह रहे हैं एक भाग हो और हो, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये इनका परिचय जो है कई भागों में हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से प्रश्न अभी मेरे भीतर सुगबुगा रहे हैं कि मतलब बुलबुला, जैसे कि आगे बुलबुला मैम है। क्या क्या लिखने वाली हैं, उनकी आत्मकथा के बारे में, उनका बहुत सी चीजें हैं जो अभी कुलबुला रही हैं, लेकिन वो हम बिल्कुल एक भाग और करेंगे। तो माँ रमा के बारे में मैं जानना चाहूंगी, आप अपने बच्चों के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। आप बहुत स्नेहिल माँ हैं, बच्चे आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं, और आपने अपने नहीं बच्चों को नहीं, खुला आकाश मैं दिया है, विस्तृत मैं आकाश बहुत दिया है। स्नेहिल नहीं हूँ। जहाँ कठोर जी। कदम होता है वहाँ कठोर भी होती हूँ, और वो कठोरता उनके अच्छे के लिए होती है। मेरे जी। बच्चे बहुत छोटे थे जब मेरे साथ यहाँ गाजियाबाद आ गए थे, उस समय 2 बेटियां ही थी, और बेटा फिर गाजियाबाद आने के बाद हुआ है, 79 बॉर्न है वो। तो उनको मैंने जिस प्रकार से नौकरी के साथ में पाला पोसा और जिस प्रकार से संस्कार दिए, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा मानना है कि माँ ही संस्कार दे सकती है। तो मेरा ये होता था कि दिन का खाना तो अलग अलग होता था, बच्चे मेरे साथ खाते थे पर उनके डैडी तो नहीं बैठ पाते थे दिन में साथ में, तो रात का खाना हम लोग डाइनिंग टेबल पे एक साथ खाते थे। और उस समय बैठ के मैं बच्चों से एक ही बात कही, कभी माँ से झूठ मत बोलना। माँ से झूठ बोलोगे तो तुम जिंदगी में परेशानी में आ जाओगे। तुम अच्छा करके आओ या बुरा करके आओ, आके मुझे बता देना, बाकी फिर मैं देख लूंगी। क्या क्योंकि बात। मैं जिस प्रकार से अकेली उस कॉलेज में थी, उसी प्रकार से मैंने बेटियों को भी कोविड स्कूल में ही पढ़ाया। तो उनके साथ भी लड़के आते थे घर में, और उस समय अड़ोस पड़ोस के लोगों की बातें होती थी तरह तरह की। आज वो सब मुझे इतना मानते हैं, तो वो सब मैंने बच्चों से एक ही बात कही कि बच्चे, जिस दिन मैं तुम्हें कुछ कहूं तो सोचना कि बात बहुत गंभीर हो गई है। जब तक मैं नहीं कहूं, सब कहते हैं इस कान से सुनो उस कान से निकाल दो, अगर तुम उसमें अटक जाओगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्या बात, क्या बात। और इस चीज को मेरे बच्चों ने गांठ बांध के रखा, और जो भी बातें उन्होंने की वो सब मुझे बताते रहे। और यहाँ तक कि क्योंकि लड़के को पालना मुश्किल होता है, और फिर 2 बेटियों के बाद बेटा हो तो ज्यादा लाड़ पाट ज्यादा हो जाता था। उनके पिताजी का लाड़ प्यार बहुत था, तो मैं उसके साथ सख्त थी। मैंने अपनी बेटियों को बेटे की तरह पाला और बेटियों को बेटियों की तरह पाला। क्या बात है, क्या बात है। ये वक्त की मांग भी है, आज वक्त की मांग थी है। और आज वो लोग इतने सफल हैं, जहां जहां तीनों हैं अपने अपने लिए बहुत सफल हैं। और वही कहते हैं कि माँ आप उस समय डांटती तो थी। एक बार मेरे बेटे ने कहा था कि बस आप मुझे इतना डांटती, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। मैंने कहा तू अभी कल जाता तो अभी जा, अभी जाता तो मैं अभी बाहर खड़ा कर देती हूँ। और मैं मैंने भी उसको ऐसे ही बाहर करती खड़ा हूँ। कर दिया।
नहीं कर दिया मैंने। जी। हाँ, उसके डैडी मेरे पास आए, तुम क्या कर रही हो? मैं क्या आप हमारे बीच में नहीं बोलेंगे? और मैंने उसका, क्योंकि हम दोनों कह रखा था कि हम लोग बच्चों के बीच में जो कहना है आपस में हम बाहर जाके बात करेंगे, घर में बच्चों के आगे बात नहीं करेंगे। बच्चों की समस्या का समाधान बच्चों के बीच में नहीं होता, ये बाहर जाके होता है। जब पति पत्नी एक मत हो जाएं, है ना, उसके बाद आके बच्चों से बात करें। क्या बात, तो हम क्या दोनों बात। घर के सामने पार्क है, वहां चक्कर काटते थे, बच्चों की परेशानी आपस में बताते थे और फिर घर में आके बच्चों को समझाते थे। तो उस समय बोले क्या, मैं की शांत, बिल्कुल मैं आपसे फिर बता दूंगी, है ना। और फिर मैंने उसको पता चल गया 2 दिन में ही कि घर घर ही होता, दोस्त का घर अपना घर नहीं होता। कुछ देर के लिए तो हो जाता है, बाकी नहीं होता। तो उसके बाद उसको समझ में आ गई, और आज वो यही कहता है कि मेरी माँ मेरे लिए भगवान है। वो आता है तो साष्टांग दंडवत करता है, साष्टांग दंडवत मेरे चरणों में करता है। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, बड़ा वैसा भी लगता है। फिर मैं उसको उठाती हूँ, फिर गले लग जाता हूँ, कितनी देर तक गले लगा रहता है ना। तो उसका ये जो प्यार है, ये बेटियां जो है, इनका अपना जो प्यार है, ये जिस प्रकार से हर बात पे मुझसे प्रश्न पूछ, मम्मी ऐसा हो गया तो हम क्या करें, मम्मी ऐसा हो गया क्या करें। और जब मैं कहती हूँ मैंने तुम्हें 4 चीजें बता रखी है, पहले 4 चीज सोच लो। अगर 4 में नहीं होता है, 4 दिशा है ना, 4 दिशा में सोचो। जब चोर चोरी करने जाता है तो अपने बचाव का साधन पहले ढूंढता ना। बिल्कुल बिल्कुल। चोर की बुद्धि बहुत शातिर होती है। वो 4 दिशा में सोचता है तो अब अपने बचाव का भी सोच के चलता है कि मैं कहां से भागूंगा, निकलूंगा। तो मैंने अपने बच्चों से यही कहा कि आप 4 तरीके से सोचिए। अगर उनमें कहीं नहीं समझ आ रहा तब आप मुझसे पूछिए कि माँ अब हम क्या करें। और बच्चों ने वो सोचना शुरू किया, तो उन्होंने अपने विवेक का प्रयोग किया और आज भी कर रहे हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, छोड़ते नहीं। रोज फोन आते हैं, रोज बात होती है, और जहां जहां है अपनी कर्मठता के साथ और माँ के नाम को रोशन कर रहे हैं कि माँ बस आप हो ना हमारे पीछे, तो हम हैं। क्या बात। तो ये बहुत बड़ी बात है माँ के लिए, है ना। बहुत बड़ी बात है मैम। माँ बच्चों से यही चाहती है, मैं कहती मैं दीवार बन के खड़ी हूँ तुम्हारे पीछे, चिंता मत करो, तुम कुछ भी करके आ जाओ, मैं हूँ। ये होना बहुत जरूरी है। पर इसके लिए बच्चों का विश्वास जीतना, बच्चों में विश्वास पैदा करना, उतना आत्मविश्वास पैदा करना, ये माँ ही कर सकती है, पिता नहीं कर सकता। क्योंकि पिता दिन भर बाहर रहता है, उसकी कमजोरी नहीं है पिता की है, पर उसको उतना समय नहीं होता, वो रोजी रोटी के चक्कर में बाहर रहता है। पर माँ जो घर में रहती है, आज जो हमारे जो समाज में संस्कारों की कमी है, या बच्चों में आत्मविश्वास की कमी है, या बच्चे जो अवसाद में जा रहे हैं, उसका कारण यही है कि हमने जो नौकरी की उसमें हमने ज्यादा समय बच्चों को दिया। नौकरी अपनी जगह थी, पर समय हमें ज्यादा मिला क्योंकि कॉलेज की लेक्चरशिप थी। पर आज मल्टीनेशनल कंपनी में जो महिलाएं या जो बच्चियां काम कर रही हैं, उनको घर में बच्चों से बात करने का समय नहीं है। बच्चे नौकरों के पल रहे हैं, नानी को हटा दिया है। समय दिया मैम, उन्हें तो कोरोना ने समय दिया है कि अपने बच्चों को कोरोना ने, वो भी शुरू में तो इनको रहना ही नहीं आया घर में कि हम कैसे रहें बच्चों के साथ, है ना। एक बार माँ तो तब भी रह सकती थी, वो पिता नामक जीव जो है उसको तो समझ नहीं आता मैं बच्चों से क्या बात करूं, पत्नी से क्या बात करूं, है ना। ये तो धीरे 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 जो है उनको समझ आने लगा कि मेरे ही बच्चे हैं, मुझे इनको संस्कार देना है। तो कोरोना के कारण समय मिला, तो पहले तो नहीं था। तो हमारे ये कोरोना तो अभी 2 साल में आया ना, पर इसके पहले जो समय था, उस अभी 20 साल में जो पीढ़ी आई है हमारी नई, इनके पास संस्कार नहीं है, इनके पास धैर्य नहीं है, इनके पास परिश्रम नहीं है, इनके पास पसीना नहीं है ना। सिर्फ ये चाहते हैं हमारे मुंह से बात निकले, बात पूरी हो जाए, हम इतना पैसा कमा लें, साम दाम दंड भेद, और हम लखपति करोड़पति हो जाए एक बार। तो ये जो चीज आई है अभी, और ये अवसाद, इसलिए लोग इतने आत्महत्या कर रहे हैं, अवसाद का कारण भी यही है। सहनशीलता नहीं है, बिल्कुल सहनशीलता नहीं है, धैर्य नहीं है, परिश्रम नहीं है ना। उनको रेत से पानी निकालना नहीं आता, उनको ये नहीं पता है कि जहाँ रेत होती है वहां पहले पानी होता है। क्या बात, रेत तभी आती है। अगर आप थोड़ा गड्ढा तो खोदिए, थोड़ा नीचे तक तो जाइए, वहां से पानी निकलेगा। तो वो नहीं खोद पाते, नहीं कर पाते, क्योंकि वो खोदना नहीं आता। हम तो हाथ से खोद देते थे, उनको फावड़ा चलाना भी नहीं आता। सही कह रहे हैं, वो फावड़ा जानते नहीं, उनको फावड़ा नहीं पता, उनको कुदाल नहीं पता, उनको जो तगारी होती है जड़ों से कटे हुए हैं, जड़ों से बहुत कट गए हैं। तो जड़ के साथ मैम आपके ये शब्द तो वाकई सूक्तियां हैं, और ये ब्रह्म वाक्य हैं बिल्कुल हम सभी के लिए, और एक
हम सभी के लिए भी कहीं ना कहीं कि हमें भी किस दिशा में और कैसे क्या करना चाहिए। और वही कहते हैं कि अच्छे लोगों की संगति में, विद्वजनों की संगति में तो जितना ज्ञान ले सकें लेते रहें बस। तो ये नहीं हम नहीं, बिल्कुल अच्छा आज वायदा अच्छा अच्छा कर रहे पढ़ते हैं रहिए, सभी से। पढ़ना बहुत जरूरी है, अच्छा पढ़िए, जी तब जी। अच्छा लिखेंगे आप। और उस हम्म। पढ़ने के बाद गुनिए मन में, जी चिंतन जी मनन जी कीजिए अपने अंदर, जी तब जी जाके बिल्कुल। कहीं चीज निकल के आती है। वरना सिर्फ शब्दों की जोड़ तोड़ कविता नहीं है, और शब्दों का जोड़ तोड़ साहित्य नहीं है। क्या बात है, इसे क्या बात। पढ़ना जरूरी है, चिंतन मनन हम्म। करना जरूरी है। उसके बाद से जैसे आप दही को मथते हैं तब मक्खन निकल के आता है, तब वो मक्खन रूपी साहित्य निकलेगा, तो वो जाएगा, हम्म। दूध तक जाएगा, बहुत देर तक चलेगा, समाज के अंदर जाएगा। ये हम्म। चीज है। तो मैं तो नई बहुत ही पीढ़ी को यही कहना चाहती हूँ कि पहले पढ़ें, गुने, नवनीत निकालें। अब तो उसके पहले भी उसका आलोड़ित करते रहे अंदर ही अंदर कि ये शब्द ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, फिर लिखे को काटें, फिर लिखे को काटें, 3-4 रफ ड्राफ्ट बनाए, उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट उसका सामने आए, तब आएगा निकल के सामने कि क्या चीज है। क्या। तो ये और आज इसे ही की पीढ़ी, तपना कहते हैं, इसे ही यही तपना कहते तपना है, हैं। यही बिल्कुल। तपना है ना। हम्म। तो हमने तो बहुत किया, अब आगे की पीढ़ी क्या करती है मैं देखते हैं। मंत्रमुग्ध हूँ मैम, बिल्कुल अभिभूत हूँ, बस सुने जा रही हूँ। लग रहा है कि बस सुनती ही रहूं। और ये वायदा मैं सभी को देती हूँ कि हम इसका सेकंड पार्ट जरूर लेकर के आएंगे, क्योंकि अभी मेरे जहन में बहुत से प्रश्न हैं और मैं चाहती हूँ कि बातें बहुत विस्तार से हों, बहुत से मंचों को लेकर भी और बहुत से आपके अभिवाद के कार्यों को लेकर भी विस्तार से चर्चा करेंगे अभी एक और सेशन में। और लेकिन आज आपने इतना बिल्कुल। समय दिया, इतने बहुमूल्य विचार दिए, इस तरह से आपकी रोचक यात्रा के साथ हम भी चले, तहे दिल से शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मेरे साथ आपका। जितने जुड़े हैं ना, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। काफी नाम मैं भी देख रही हूँ, साथ के साथ यहाँ पे पढ़ भी जी। रही हूँ, पर कमेंट ज्यादा पढ़ नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं बोलने में रहती हूँ ना, इसलिए। पर मैं सबको बहुत बहुत हम्म। धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सब जुड़े और मुझे सुना, मेरी और जिंदगी अभी से तक क्या जुड़े हैं सीखा, मैम। क्या प्रेरणा लेंगे, मुझे पता। अभी तक जुड़े हैं, और कितना हम्म। प्रेरणा लेंगे, क्या लेंगे, मुझे नहीं पता, पर प्रेरणा हम्म। लेंगे जरूर, ये मुझे पता है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है। बिल्कुल मैम, हाँ, फिर से हाँ, मिलते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, सेकंड पार्ट में बिल्कुल मिलेंगे बिल्कुल। हम सब। आज के बिल्कुल लिए बस जल्दी इतना मिलते हैं, ही, सभी जल्दी दर्शकों मिलते का हैं। भी आभार। और मैं नरेश चंद्र जोशी मैजिक मैन को बहुत बहुत प्रणाम करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे समय दिया, इस पटल पे बुलाया। जी। और अल्पना, तुम्हें तो बहुत आशीर्वाद है ही है कि तुम बहुत अच्छा लिखती पढ़ती तो हुई हो, पर तुम साक्षात्कार भी बहुत अच्छा करती आप हो। ही प्रेरणा है मैम, आप ही प्रेरणा है हमारी तो। हम मेरा आपको आशीर्वाद देख कर तुम्हारे चलती साथ हैं है, बस। मेरा बहुत आशीर्वाद शुक्रिया तुम्हारे मैम, साथ है। बेशकीमती दौलत है धन्यवाद। आपके आशीर्वाद की हमारे साथ, और ये बनी रहे बहुत यूं ही। तो बहुत 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 शुक्रिया सभी दर्शकों का भी, तमाम नीलम वर्मा जी हैं, अनुपमा पांडे जी हैं, उदय कुमार सिंह जी हैं, इंदु निगम जी हैं, हंसा जी लगातार हैं, मधु चतुर्वेदी जी हैं, हरीश नवल जी हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी को वो जुड़े बहुत ही हुए बहुत हैं, सभी धन्यवाद। जुड़े हुए उदय हैं कुमार तब से। सिंह जी हैं, हाँ, डॉक्टर माला कपूर हाँ, हैं, गार्गी हाँ जी, कौशिक हाँ जी। जी हैं, अनुपमा पांडे हम्म, भारतीय जी हैं, सभी लोग हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और बहुत शुक्रिया नरेश चंद्र जोशी मैजिक दो मैन घंटे पटल। होने जा रहे हैं, दो धन्यवाद। घंटे। कोई नहीं मैम, कितने भी घंटे हो सकते हैं आपके साथ। शुक्रिया। सब धन्यवाद। जुड़े रहे, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जी धन्यवाद मैम, धन्यवाद। धन्यवाद।